अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम उवैस कासमानी है। मैं आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में फैकल्टी हूँ और आपके जो पीआरसी लेवल है, लेवल नंबर 1, उसमें मैं पीआरसी 5 का पेपर पढ़ाता हूँ, बिजनेस इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ठीक है, आज के सेशन में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बहुत को कॉम्प्रिहेंसिव रखें, सारी बातों को कवर करें। वो सारे सवाल जो आपके माइंड में है, जो आप पूछने वाले हैं, उनको भी आंसर कर दें। और अगर कोई सवाल मिस हो जाता है तो आप एंड में क्यूएनए सेशन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इस सेशन में हम क्या करेंगे कि इस सेशन को ब्रेक करेंगे दो हिस्सों में। पहले हिस्से में हम बात करेंगे सीए की जो टेक्निकल वो पूरी कवरेज है कि किस तरीके से स्टार्ट करना है, किस तरीके से उसको लेके चलना है, किस तरीके से उसको एंड करना है, उस पर भी बात करेंगे। और फिर इसके स्कोप और इसके प्रोज एंड कॉन्स पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीए जो है वो बेसिकली बात हम एसीसी की भी करेंगे, लेकिन पहले हम स्टार्ट करेंगे सीए लेवल से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं सीए की। ये जो क्वालिफिकेशन है, इसका टोटल ड्यूरेशन क्या है, इसका टोटल ड्यूरेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं कमेंट ये कर रहा हूं, इसका टोटल मिनिमम ड्यूरेशन क्या कहा मैंने, टोटल मिनिमम ड्यूरेशन है 5.5 साल, 5.5 इयर्स। हम अभी जो कोशिश करेंगे कि पिछले अगले 1 घंटे में हम करेंगे ये कि ये जो 5.5 साल है ना, इसको डिस्कस करें कि इसमें आपके पास कितने लेवल्स मौजूद हैं, हर लेवल का ड्यूरेशन क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, पासिंग परसेंटेज क्या है, कौन से पेपर्स हैं, मोड ऑफ पेपर्स क्या है। सही है, ये सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे होंगे। ये बात समझ आ गई 5.5 साल की। इसमें आपके पास होते हैं 4 लेवल। इसमें आपके पास होते हैं 4 लेवल। पहले लेवल का नाम क्या है, पीआरसी का फुल फॉर्म डिस्कस करते हैं। दूसरा लेवल है कैप, तीसरा लेवल है सीपैप और चौथा लेवल है आपका एमएसए। ये सुना है आप लोगों ने, इन चीजों के बारे में सुना हुआ, थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को? ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे जो पहला लेवल है उसका नाम है पीआरसी। यहां से आप स्टार्ट करोगे, यहां से आप सीए में एंटर करोगे। तो सर सीए में एंटर करने के लिए या पीआरसी में एंटर करने के लिए हमारे पास क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होने चाहिए? तो द आंसर इज, सबसे पहले आपकी 12th ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। 12th ईयर ऑफ एजुकेशन का मतलब ये है कि आपने या तो इंटरमीडिएट किया हुआ हो या आपने ए लेवल किया हुआ हो। तो सर दूसरा सवाल ये उठता है, क्या इसकी जो पढ़ाई है वो हम रिजल्ट अवेटेड होकर स्टार्ट नहीं कर सकते? इसकी जो पढ़ाई है, पीआरसी लेवल की जो पढ़ाई है, हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? तो याद रखिएगा कि जब भी आप रिजल्ट अवेटेड होते हो, चाहे आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि सीए की तरफ जा रहे हो या आप एकेडमिक क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हो, आप अंडरटेकिंग पे पहला लेवल स्टार्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब यह है कि आप अभी से पीआरसी पढ़ना शुरू कर सकते हो। सर पेपर कब देंगे? जब आपका इंटरमीडिएट या ए लेवल कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इंटरमीडिएट का यूजुअली जो रिजल्ट आता है वो आता है अक्टूबर नवंबर में। तो आप सेफली दिसंबर में पेपर दे सकते हो। जो ए लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट आता ही 13 या 14 अगस्त को है। तो इसका मतलब है कि आप सितंबर में पेपर में अपेयर हो सकते हो। देन शर्त ये है कि आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो 5 सितंबर से पहले आ जाए। सर ये टेक्निकलिटीज में क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि देखो होता क्या है, टाइमलाइन समझे। आज से पढ़ना शुरू किया, सक्सेसफुली आपने पढ़ लिया, लेट्स सपोज सितंबर तक, सॉरी आपने पढ़ लिया अगस्त एंड तक। देन उसी के बीच में एक इवेंट ये आया कि आपका रिजल्ट आ गया, इंशाल्लाह आपने अपना ए लेवल पास कर लिया। ठीक है, और आपके ग्रेड्स वगैरह मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अब आपको एग्जामिनेशन फीस पे करनी होगी। एग्जामिनेशन फीस की जो आईकैप यूजुअली डेडलाइन देता है वो हर मंथ की शुरू की 5 या 6 तारीख तक होती है। सही है, तो फर्स्ट से लेके 6 सितंबर तक आपकी रजिस्ट्रेशन, आपको अपनी एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना होगा। फॉर दैट यू नीड ट्रांसक्रिप्ट। तो आपके जब रिजल्ट आ जाता है तो आपको ट्रांसक्रिप्ट भी तो चाहिए होती है। तो यूजुअली ट्रांसक्रिप्ट जो आपको मिलती है ना, वो मिलती है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर। अगर आपको जो है वो 5-6 तारीख से पहले मिल गई ट्रांसक्रिप्ट तो आप सितंबर में पेपर दे सकते हो, अदरवाइज आप अक्टूबर में जाओगे। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया, यहाँ पे इफ्स एंड बट्स बहुत सारे। बच्चे कहते हैं मैं सितंबर में पेपर देना चाहता था, ये तो मेरे अक्टूबर में पेपर चलेगा। वो क्यों चले जाएंगे? देयर इज अ चांस कि ट्रांसक्रिप्ट लेट होने की वजह से आपकी 1 मंथ आगे निकल जाए। अगर आपके पास लेट्स सपोज कोई ऐसा तरीका है जिससे आप जल्दी ट्रांसक्रिप्ट मंगा सकते हो, यूज इट एंड सितंबर में पेपर दे दो। इसमें कोई मसला? ए लेवल स्टूडेंट्स कोई मसला है इसमें? कोई कैंडिडेट मुझे कंफर्म कर दे। अब आ जाते हैं इंटरमीडिएट वाले। हम बेचारे जो होते हैं इंटरमीडिएट वाले, हमारा रिजल्ट आता था पहले एक वक्त में सितंबर में, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता अक्टूबर हुआ, फिर वो नवंबर हुआ, अब तो दिसंबर में भी रिजल्ट आया था पिछला वाला। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें टाइमली रिजल्ट दे दे ताकि हम दिसंबर अटेम्प्ट में अपेयर हो जाएं। देन इसमें कोई मसला? तो ये आप पेपर दे सकते हैं। तो पीआरसी में आपके जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं मंथली बेसिस पे। इसमें होते हैं मंथली बेसिस पे। और सर मंथ में कब पेपर होते हैं? यूजुअली 3rd वीक ऑफ एवरी मंथ। सही है, 16-17 से शुरू होते हैं और 24-25 तक जा रहे होते हैं पेपर्स। ठीक है, इसमें आप पेपर दे सकते हो। इसका मतलब अगर सितंबर में अपेयर होते हो तो आपके जो पेपर्स हो रहे होंगे वो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक पेपर चलेंगे। ठीक हो गया। और अगर लेट्स सपोज मैं दिसंबर में पेपर दे रहा हूँ तो 3rd वीक ऑफ दिसंबर में पेपर होंगे। मसला कोई इसमें?
अब आ जाते हैं इस पेपर को, इस पूरे जो आपका मॉड्यूल है इसको समझने की कोशिश करते हैं। नाम है पीआरसी, प्री रिक्विजिट कॉम्पिटेंसीज। इसमें आपके पास जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं 5। इसमें आपके पास जो पेपर्स होते हैं वो होते हैं 5। पहला पेपर है उसका नाम है BWCS, बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके जो 2 हिस्से हैं उसमें एक जो हिस्सा है आपकी जो जो जनरल कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स होते हैं, राइटिंग स्किल्स होती है, उनको टेस्ट किया जा रहा होगा कि आप किस तरीके से एसेज लिखते हो, किस तरीके से आप कॉम्प्रिहेंशन या प्रेसिज वगैरह लिखते हो, ठीक है, या कि वोकैब कैसी है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह कैसे हैं। और जो दूसरा हिस्सा है बिजनेस कम्युनिकेशन का, आपकी बिजनेस राइटिंग कैसी, आप कैसे ड्राफ्ट करते हो बिजनेस लेटर्स, सही है, आपकी रिपोर्ट राइटिंग कैसी है, प्रपोजल्स, बिजनेस प्लान्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, तो वो टेक्निकल एरिया है, उस पर भी हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा पेपर आपका QMT, क्वांटिटेटिव मेथड्स और टेक्निक्स। इस पेपर में क्या होता है, स्टैट्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो अगर आपने स्टैट्स और मैथ्स पहले पढ़ी भी है किसी न किसी फॉर्म में, तो आपको यहाँ पे रिविजन करने का मौका मिल जाएगा। तीसरा पेपर है इकोनॉमिक्स का। तो जितने भी हमारे पास नॉन कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो उनके पास चांस मौजूद होगा कि वो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास चौथा पेपर है वो पेपर है हमारे पास अकाउंटिंग का, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आपको पता है कि जो क्वालिफिकेशन इसका नाम क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो बेसिकली आपको बेसिक्स बता देगा, ABCD ऑफ अकाउंटेंसी बता देगा, ताकि आप जो है फिर आगे जाके जो प्रॉपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो पढ़ सको। तो जो A लेवल के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने ये पेपर पढ़ा हुआ होता है, तभी आपको इस पेपर में एग्जामिशंस मिल रही है, सही है। उसके बाद आ जाते हैं पेपर नंबर 5, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। तो बिजनेस में जो भी आपके पास स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, बिजनेस में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, बिजनेस में जो भी जार्गन्स मौजूद होते हैं, सही है, बिजनेस का जो भी एनवायरनमेंट है, तो आप उससे फेमिलियरिटी लोगे। पूरा बिजनेस तो नहीं पढ़ सकते। तो सर ये जो 5 पेपर है ना, बेसिकली ये कर क्या रहे हैं, ये आपकी सीए की जो ना, आपकी जो प्री रिक्वायरमेंट्स है, जो सीए स्टार्ट करने से पहले रिक्वायरमेंट है ना, वो फुलफिल कर देगा। देयर इज अ चांस एक बच्चा हो जो A लेवल का हो, उसने बिजनेस भी पढ़ा हुआ होगा, इंटर कॉमर्स वालों ने बिजनेस नहीं पढ़ा होगा, तो इंटर कॉमर्स वाला ये 6 महीनों में अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर लेगा। फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो लेट सपोज बिल्कुल ही साइंस के होंगे, ना उन्होंने कभी कॉमर्स पढ़ी होगी, ना उन्होंने कभी जो है वो अपना बिजनेस पढ़ा होगा, ना कभी उन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी होगी, ना उन्होंने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी। तो इसका मतलब है कि इन 6 महीनों में ये जो सारे बच्चे हैं A लेवल के, इंटरमीडिएट के, इंटर कॉमर्स के, इंटर साइंस के, वो इनडिफरेंट हो जाएंगे, वो बराबर हो जाएंगे। उसके बाद वो यहाँ पे कैफ में एंटर हो सकते हैं। तो सर अगर आप आईकैप की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सीए। सीए स्टार्ट फ्रॉम कैप। आईकैप की वेबसाइट ने ऑफिशियली कह दिया है कि पीआरसी जो है वो सीए का पार्ट नहीं है, ये एंट्रेंस टेस्ट है। इससे पहले क्या हुआ करता था, एएफसी। एएफसी वाज द पार्ट ऑफ सीए। उससे पहले हुआ करता था ए मॉड्यूल। ए मॉड्यूल सीए का पार्ट था, ये सीए का पार्ट नहीं है। ऑफिशियली बता रहा हूँ, एक ऐसी चीज आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि कल को आपसे कोई पूछता तो आप बता सकते हो कि ये सीए का पार्ट क्यों नहीं है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं वापस से कि आपकी जो एलिजिबिलिटी थी, आपकी 12th ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। बट सर क्या यही रिक्वायरमेंट है? नहीं, आपके पास 12th ईयर ऑफ एजुकेशन भी पूरी होनी चाहिए, साथ ही साथ मिनिमम आपकी 60% होनी चाहिए। मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 60। तो इंटरमीडिएट वालों के लिए तो आसानी है, व्हाट अबाउट ए लेवल स्टूडेंट्स? तो आपके हर ग्रेड का एक परसेंटेज होती है कि लेट्स सपोज अगर आपका जो है वो सी ग्रेड है, तो सी ग्रेड का मतलब ये होता है कि 50%, 60%, या डी ग्रेड है उसका मतलब 50%, ये कुछ होता है, आप चेक कर लीजिएगा। तो आप जब सबको एक्यूमुलेट करोगे ना, तो आपकी परसेंटेज 60 से अबव होनी चाहिए। आई बिलीव कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं और ऑनलाइन जितने भी बैठे हैं, उनकी वॉइस कम है या वॉइस एको कर रही है? काइंडली मुझे कंफर्म कर दो। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, तो आई बिलीव कि उनकी परसेंटेज 60 अबव ही होगी, सही है। तो जिनकी परसेंटेज 60 अबव है वो स्टार्ट करेंगे पीआरसी से, सही है। सर व्हाट इफ मैंने इंटरमीडिएट या ए लेवल पास कर लिया, बट मेरी जो एग्रीगेट परसेंटेज है वो 50% से, सॉरी 60% से कम है। मैंने 60 बोला ना अब तक, 60% से कम है, तो फिर क्या होगा? तो देखो, अगर आपकी परसेंटेज 60% और अबव है, ठीक है, फिर पीआरसी। अगर आपकी परसेंटेज 60% से कम है लेकिन 50% तक है, सर मतलब क्या? लेट्स सपोज आपकी परसेंटेज 60 से कम है, 59.9, सही है, 59, 58, 55, या फिर लेट्स सपोज 51 या 51.1 या 50, तो फिर क्या होगा? इन दैट सिनेरियो आपको एक और टेस्ट देना पड़ेगा, एप्टीट्यूड टेस्ट, इसका नाम है क्यूएटी। सही हो गया।
तो कोई ऐसा स्टूडेंट अगर इस क्लास में है तो वो समझ ले उसका रूट यहाँ से स्टार्ट होगा। सीए पहले होगा क्यूईटी, फिर पीआरसी, फिर कैप, सीफैप, एमएसए, बीच में एक एप्टीट्यूड टेस्ट आ जाएगा। अगर आपकी परसेंटेज 60 से कम है लेकिन 50 तक है। और हमेशा याद रखना कि क्वालिफिकेशन में कभी भी राउंडिंग ऑन नहीं होता। लेट्स सपोज अगर मेरी परसेंटेज जो है वो 49.9 है, अगर मेरी परसेंटेज 49.9 है तो मैं क्यूईटी के लिए एलिजिबल होगा नहीं। अगर आपकी परसेंटेज 49.9 है, इट्स 49.9, इट्स नॉट 50। सिमिलरली अगर आपकी परसेंटेज 59.9 थी तो इट्स नॉट 60, तो भी आपको क्यूईटी देना पड़ेगा। सर अगर मेरी परसेंटेज 50 से कम हो तो फिर आप सीए के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर आपको कोई और रूट बनाना पड़ेगा। अगर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो सीए करने के लिए, आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो या बैचलर्स करके एंटर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली इस रिजल्ट पे नहीं कर सकते जिसमें आपकी परसेंटेज 50 से कम हो। तो सर if 50 बिलो तो फिर आप सीए नहीं कर सकते, 50 to 60 तो फिर आप क्या करोगे, क्यूईटी दोगे, 60 अबव तो फिर क्या हो जाएगा, आप पीआरसी से एंटर हो सकते हो। कोई मसला है इसमें? डन हो गया, आगे बढ़ जाएं। 5 पेपर मैंने आपको बता दिए, कब पेपर्स होते ये मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल ये है कि सर ये पेपर का नेचर क्या है? इस पेपर का जो नेचर है ये होते हैं एमटीक्यूज, मल्टीपल टेस्टिंग क्वेश्चंस। किसी को आइडियाज के बारे में कोई मुझे बता सकता है? कोई मुझे बता सकता है कि एमटीक्यूज क्या होते हैं, मल्टीपल टेस्टिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? जब तक मैं सवालात ले लूं। रिजल्ट नहीं, आप रिजल्ट से पहले नहीं हो सकते। देखिए इसको इसको आप कंक्लूड इस तरीके से करें कि आप रिजल्ट अवेटेड होकर पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक आप जो है वो जब तक आपका पास नहीं होगा एक आप पेपर में अपेयर नहीं हो सकते। तो टाइमलाइन मैंने आपको बता दी कि आपका अगस्त में रिजल्ट आ जाएगा, मिड ऑफ अगस्त में। ट्रांसक्रिप्ट अगर आपको जल्दी मिल गई तो इट्स सितंबर, अदरवाइज इट्स अक्टूबर, सिंपल है। ठीक है। एमटीक्यूज में क्या होता है, आपके पास मल्टीपल टेस्टिंग क्वेश्चंस भी होता है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है कि ईदर दिस और दैट, ए बी सी डी, ट्रू फॉल्स, यस नो या फिल इन द ब्लैंक्स। सही है। इसमें सब्जेक्टिव नेचर के आंसर नहीं होते कि लेट्स सपोज अगर मैं सवाल पूछता हूं कि यस और नो वाले सवाल नहीं पूछता, मैं आपसे डब्ल्यूएच क्वेश्चन पूछता हूं तो आप पूरा उसका आंसर ड्राफ्ट करते हो, उसमें आपकी ओपिनियंस होती हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आपके आइडियाज होते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आपके सामने सिस्टम खुला हुआ होता है, आपके सामने ब्लैंक्स आ रही होती हैं, आपके पास ट्रू फॉल्स आ रहे होते हैं, यस नो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, मे बी मैचिंग मैचिंग कॉन्सेप्ट आ जाए। सही है। कोई गलत स्टेटमेंट दी हो उसके बारे में पूछते हैं, आपकी आपके उससे पूछ लिया जाए कि भाई ये सही है या गलत है, तो आपके पास ये ट्रू एंड फॉल्स आ सकते हैं, या फिर आपके पास जो है वो मल्टीपल चॉइस एमसीक्यूज आ सकते हैं। सही है। या फिर आपके पास चूज द बेस्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर आ सकता है। तो ये कुछ सेट आ सकते हैं, आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे। देन सही हो गया। तो ये आपके पास एमटीक्यूज बेस्ड पेपर होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर होता है, जो इसका मॉड है ना वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। ये पेपर कहाँ होते हैं? ये 5 स्टार चौरंगी पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ये वहां पे आपका सेंटर पड़ता है, आप वहां जाते हो, पेपर कंडक्ट करके पेपर सॉरी देकर आ जाते हो। देन पीआरसी से रिलेटेड कोई सवाल, मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए। पेपर कब होते हैं, ठीक है, और पेपर के एलिजिबल कब होते हो, सही है। इसके अलावा जो है मैंने आपको बता दिया कि पेपर का मॉड क्या है, पेपर का नेचर क्या है। डिफिकल्टी लेवल पे बात करते हैं, कोई सवाल तो पूछ लो। खत्म हो गई, खत्म हो गई। अच्छा सवाल है, मैं फिर से रिपीट कर दूं। पहले ये होता था, पहले ये होता था कि जब आप सीए में रजिस्टर होते थे तो आपको 90 डेज का क्राइटेरिया मीट करना होता था। सही है। 90 डेज के बाद फिर आप क्या करते थे, इनरोल करते थे, और इनरोल करने के बाद फिर आप क्या करते थे, पेपर दे सकते थे। तो 90 डेज कैसे होने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल अगर अभी हम खड़े हुए हैं लेट सपोज 17 जून को, तो 17 जून का मतलब यह है कि 17 जून से लेकर आपको 17 सितंबर तक जाना पड़ेगा। 17 सितंबर तक जाएंगे सर, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर मेरी रजिस्ट्रेशन वो एग्जामिनेशन डेट निकल जाएगी, फिर तो मुझे अक्टूबर में ही पेपर देना पड़ता। अगर वो 3 महीने की रिक्वायरमेंट है ना, तुमने एक चीज नोट की कि जब हम लोग मार्केटिंग कर रहे थे तब हम लोग आपको अक्टूबर का सेशन कह रहे थे, अक्टूबर का बैच, अक्टूबर का बैच। हम अक्टूबर का बैच क्यों कह रहे थे? क्योंकि हमें पता था उस वक्त 3 महीने की रिक्वायरमेंट थी, तो हमें पता था कि भाई ये बच्चे अक्टूबर में बैठेंगे। लेकिन जैसे ही ये सेशन हुआ तो मुझे 2 दिन पहले पता चला कि भाई 3 महीने की रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी है, तो नाउ यू हैव द ऑप्शन कि आप सितंबर में भी पेपर दे सकते हो। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सितंबर के पहले पहले ये बैच कंप्लीट करा दें। फिर इट्स योर ऑप्शन कि आपको सितंबर में अपेयर होना है या अक्टूबर में अपेयर होना है। तो वो जो बीच में 1 महीने का गैप होगा ना, उसमें हम वर्कशॉप्स करवा देंगे, ताकि जिनको अक्टूबर में पेपर देना है तो वो भी रेडी हो, और जिनको सितंबर में पेपर देना हो वो भी रेडी हो। देन जी, और क्या सवाल है? सर एसीसीए, एसीसी के बारे में मैं सीए के बाद बताता हूँ। अब आ जाते एग्जामिशंस पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था? यू हैव टू पास योर 12th ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी,
उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि 60% मिनिमम सिक्योर करना है। सही है। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ इंटरमीडिएट वालों से। इंटरमीडिएट वालों अगर आपको एग्जामिशंस चाहिए तो आपके पास दो रिक्वायरमेंट्स है। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम आपकी 70% होनी चाहिए। सही है, एग्रीगेट। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास फर्स्ट डे में 68% आती है और सेकंड डे में 72% आती है, एग्रीगेट होगी कितनी होगी? 70। तो इट्स 70, रिक्वायरमेंट मेट। देन दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जिस पेपर में आपको एग्जामिशन चाहिए उस रेलेवेंट पेपर में आपके पास मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट। सही है। तो सर हमारे पास रेलेवेंट पेपर कौन कौन से हैं? अगर हम देखें तो एक इंग्लिश का पेपर है, एक मैथ्स टाइप्स का पेपर है, एक इकोनॉमिक्स का है, एक अकाउंटिंग का है और एक बिजनेस का है। ठीक है। तो सर इस तरीके से इंटर कॉमर्स में जो है ना आपके पास इकोनॉमिक्स भी होती है। सही है। इंटर कॉमर्स में आपके पास अकाउंटिंग भी होती है, मैथ्स टाइप्स भी होती है और इंग्लिश भी होता है। तो सर वो रेलेवेंसी कैसे लूज कर जाता है कि आईकैप ने बताया कि जो आपकी जो बाकी के तीन पेपर है, इंग्लिश, मैथ्स टाइप्स और इकोनॉमिक्स, उस 70% उनका करिकुलम मैच नहीं करता सीए से, तो वो तो वैसे ही ड्रॉप हो गए। तो रेलेवेंसी बनती है अकाउंटिंग की, रेलेवेंसी बनती है अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग पार्ट 1 पार्ट 2 200 मार्क्स होते हैं, 200 में से आपको 150 चाहिए। सही है। तो 150 मार्क्स अगर आ गए आपके तो उसका मतलब ये है कि आपका अकाउंटिंग एग्जाम हो जाएगा। तो तुम्हारी मिनिमम परसेंटेज क्या है? 80। एग्रीगेट तो इंशाल्लाह इसको मेंटेन करोगे, बढ़ा लोगे इंशाल्लाह। और अकाउंटिंग में तुम्हारे 83 मार्क्स हैं, तो अगर इसको तुम मेंटेन करते हो, बढ़ा लेते हो, तो इसका मतलब है कि अकाउंटिंग तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा। ऐसा ना हो कि तुम्हारी आगे परसेंटेज, अल्लाह ना करे, या परसेंटेज ड्रॉप हो जाए या फिर तुम्हारे जो है वो अकाउंटिंग में मार्क्स ड्रॉप हो जाए, तो इन इधर केस आपको क्या होगा, एग्जामिशन लूज कर जाओगे। सही है। तो आपको मेंटेन क्या करना है, मिनिमम 70 एग्रीगेट और मिनिमम 75 इन अकाउंटिंग। तो आपको क्या होगा, पीआरसी 4 एग्जाम हो जाएगा। गॉट इट? सही है। ये मैं बता रहा हूँ कराची का। अब कराची से बाहर जो स्टूडेंट बैठे ना, तो एक आईकैप ने पूरी ग्रिड बनाई है। उसमें क्या है कि आप जितने भी जो बोर्ड्स हैं, जैसे कराची बोर्ड है, फिर उसके बाद अलग अलग शहरों के जो बोर्ड होते हैं, तो उनके क्या करिकुलम थोड़े बहुत डिफर कर रहे होते हैं। तो आगे हमने पूरी चेकलिस्ट बनाई है। आप लोगों को कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं चेकलिस्ट भेज दूंगा, तो कराची के अलावा अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे बैठे हो तो वो अपने बोर्ड के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं कि उनको किस पेपर में एग्जामिशन मिल रही है। सिंपल ख्याल क्या करना है, आपको देखना है कि उस पेपर में आपके पास मिनिमम 75% मार्क्स हो और ओवरऑल 70% मार्क्स हो। कोई इसमें डिफिकल्टी? अब आ जाते हैं ए लेवल पे। ए लेवल में आपके पास जैसे था ना कि ओवरऑल 70% मार्क्स होने चाहिए, तो आपके लिए भी पहली प्रीरिक्विजिट ये है कि मिनिमम 2 बीस होने चाहिए। सही है, मिनिमम 2 बीस होने चाहिए। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट ये होगी कि जिस पेपर में आपको एग्जामिशन चाहिए तो उसमें भी आपके पास बी होना चाहिए। हम रिवर्ट में चल रहे हैं। आप लोग बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो, हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, आपके पास मिनिमम 2 बी है, बिजनेस स्टडी में भी है, बिजनेस स्टडीज आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा, पीआरसी 5 एग्जाम हो जाएगा। देन दूसरा आपके पास अकाउंटिंग का पेपर है, आप अकाउंटिंग पढ़ते हो, ठीक है, आपके पास अगर लेट्स सपोज मिनिमम 2 भी है, अकाउंटिंग में भी है, तो अकाउंटिंग एग्जाम हो जाएगा, पीआरसी 4 एग्जाम। अगर आपने लेट्स सपोज इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में भी है, ओवरऑल 2 बीस है, तो इकोनॉमिक्स एग्जाम हो जाएगा। तो सर मैं मिनिमम 20 के बार बार कह रहा हूं कि 20 से ऊपर हो सकता है, 20 से नीचे ना हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं पीआरसी 2 पे। अब पीआरसी 2 और पीआरसी 1 थोड़ी सी चीजों को कॉम्प्लिकेट करता है। पीआरसी 2 एग्जाम करने के लिए ए लेवल स्टूडेंट्स जरा याद रखिएगा कि आपके पास पहले तो आपका जो मैथ्स है, जो जनरल मैथ्स है, उसमें आपके पास बी होना चाहिए। फिर आपके पास फर्दर मैथ्स में बी होना चाहिए। और जनरल मैथ्स में अगर आपने S2 और S3 लिया हुआ है तो फिर आपके पास S1 S2 या S1 S3 कोई भी दो हो सकता है, S1 S2 या S1 S3। तो फिर क्या होगा आपका जो है वो पीआरसी 2 एग्जाम हो जाएगा। तो सर अक्सर बच्चा फर्दर मैथ्स को पढ़ने की हिम्मत करता ही नहीं, तो उस पर बी लाना, तो इसका मतलब है कि पीआरसी 2 एग्जाम करके आप छोड़ देते हैं। अगर कोई ऑनलाइन स्टूडेंट ऐसा है जीता, तो फिर उसका मतलब है कि उसका पीआरसी 2 एग्जाम्प्टेड है। फिर आ जाते हैं पीआरसी 1, बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तो अगर आपने एएस में और A2 में अगर आपने लेट सपोज वो पढ़ा हुआ है, एडवांस लिटरेचर आपका कोई पेपर होता है, अगर आपने वो पेपर पढ़ा उसमें बी सिक्योर किया हुआ है, या एडवांस इंग्लिश का पेपर हो या एडवांस लिटरेचर का पेपर हो, उनमें से कोई दो होते हैं, मैं लिस्ट भेज दूंगा, देख लेना उसमें से, तो आपका बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स का पेपर भी एग्जाम हो जाता है। अक्सर बच्चे ये जेनरिक पेपर्स पढ़ते नहीं है, तो जो पढ़ेंगे नहीं तो बी नहीं आएगा, तो ये भी एग्जाम नहीं होगा। तो बॉटम लाइन ये है कि अक्सर ए लेवल वाले स्टूडेंट्स को ये पीआरसी में 2 पेपर तो देने पड़ते हैं, पीआरसी 1 और 2। मैं लिस्ट भेज दूंगा, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने लेट्स सपोज ये पेपर्स पढ़े हुए हैं और उसमें उनके पास मिनिमम जो है वो थ्रेशोल्ड मीट कर रहा है, तो उनके पास ये पेपर भी एग्जाम हो जाएंगे। एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई सवाल तो पूछ लो।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिपीट करते हैं, किसका उस्मानी मुझे बताओ कि किसका मैं रिपीट करूं, इंटरमीडिएट का या ए लेवल का? कोई सवाल इसमें? अब तक क्लियर है सारी चीजें? अगर हमारे दो भी एक सी, हाँ अगर दो भी और एक सी हो, हाँ, देखो मैं तुम्हें मजे की चीज बताता हूँ, ये अच्छा सवाल था। देखो मेरे पास लेट सपोज दो बी हैं और एक सी है, सही है। लेट सपोज समझाने के लिए एक आपका पेपर है उर्दू का, इसमें बी है, एक आपका पेपर है इस्लामियत का, इसमें बी है, और एक आपके पास है पेपर बिजनेस का। तो देखिए मिनिमम दो बीस वाली रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो गई। फिर रेलेवेंट पेपर में बी होना चाहिए। रेलेवेंट पेपर उर्दू है क्या? सही है। इस्लामियत है क्या? नहीं है। तो आपके पास बिजनेस में सी होने की वजह से बिजनेस में एग्जामिशन नहीं मिलेगी। समझ आ रही बात? उल्टा कर लेते हैं, लेट्स सपोज आपके पास सी है बी है, सही है। आपके पास लेट्स सपोज जो है वो उर्दू है, इस्लामियत है और बिजनेस है। तो सर बिजनेस में तो बी है, एग्जामिशन मिल जाएगी? नहीं, क्योंकि दो बीस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हुई। समझ आ गया? क्लियर है? तो तुम्हारे पास दो बी है ना, तो काफी है, मिनिमम तो तुम्हारे क्राइटेरिया मीट कर रहा है। सही है, जबर तो अच्छा है ना, अच्छा सोचो बट A2 में बेहतरीन काम हो जाएगा। सर अगर सवाल क्या है, ओवेस भाई एसीसी का भी बता दे थोड़ा बहुत। अभी बताता हूँ, मैं एसीसी का भी बताता हूँ, बेफिक्र हो जाओ। पहले मैं सीए का बता रहा हूँ, फिर मैं एसीसी पे आ रहा हूँ। अच्छा जी, सवालात आ रहे। फर्दर मैथ्स भी नीडेड है, यही तो मसला है सारा। फर्दर मैथ्स नहीं होता तो जान छूट जाती। मैं भेज दूंगा लिस्ट, तुम लोग खुद अपनी तरफ से चेक कर लेना उसको। उसमें लिखा हुआ है, उसमें इन्होंने कुछ लेजेंड्स बनाए हुए, जो उन्होंने रिक्वायरमेंट दी ना, ऊपर लेजेंड्स बने हुए, अलग बॉक्सेस बने हुए, उस अलग बॉक्सेस में लिखा हुआ है कि अगर आपको लेट सपोज पीआरसी 2 एग्जाम करवाना है तो उसमें आपके पास फर्दर मैथ्स भी एग्जाम होना चाहिए, बी होना चाहिए, और जो मैथ्स में S1 S2 या S1 S3 होना चाहिए। तो ओवरऑल पैकेज पे एग्जामिशन मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिपीट करते हैं। ए लेवल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल है कि आपके पास 3 पेपर पास होने चाहिए। ये शायद मैंने मिस कर दिया था, आपके पास 3 पेपर पास होने चाहिए, और वो जो 3 पेपर पास, उनकी जो ग्रेड्स हो, वो ग्रेड्स क्या हो, कंबाइंड जो है आपके पास 60% बनाते हैं मिनिमम। तो फिर क्या आप एलिजिबल हो? 3 पेपर्स होने चाहिए, 2 पेपर की बेसिस पे आप एसीसीए सीए शुरू नहीं कर सकते। अच्छा जी, और कोई सवाल? अगर फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल में 64 हो और मैं सीए की तरफ आना चाहती हूँ जी, अगर आपकी 64% आप स्टार्ट कर सकती है, अल्लाह ताला से दुआ करें कि 64% बढ़ जाए या मेंटेन रहे, क्योंकि 60% से कम होगी ना तो फिर आपको क्यूएटी का टेस्ट देना पड़ेगा। सही है, तो बिल्कुल आप एलिजिबल है अब तक देखा जाए तो। और क्या लिखा हुआ है सवाल? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप जो है अपनी अटेंडेंस लगवा ले, अपना नाम नंबर और ईमेल आईडी बता दें। एडमिन कह रहे तो काइंडली इनको बता दें। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं भूमिका कि ये जो रामीन एडमिन लिखा है ना, इनको प्राइवेटली अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर दें। हसीब कह रहा है पीआरसी इंटायरली कंप्यूटर पे एमसीक्यूज बेस्ड होगा जी। कंप्यूटर बेस्ड होगा बिल्कुल, आपके जितने भी सवाल होंगे कंप्यूटर पे ही आपको सॉल्व करने होंगे। डन है, सारे सवालों के जवाब हो गए। तो हमने पीआरसी कवर कर लिया। पीआरसी में मेरे ख्याल से कोई सवाल होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं कैफ पे। तो देखिए सर, जैसे ही आपके पीआरसी के पेपर पास हो जाएंगे, सुनना, आपके पीआरसी के पेपर पास हो जाएंगे तो आप कैफ के पेपर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। जैसे ही आपके पीआरसी के पेपर पास हो जाते हैं, आप कैफ के पेपर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। जैसे कि आपने क्या किया था, रिजल्ट अवेटेड थे आप इंटरमीडिएट या ए लेवल के, आपने पीआरसी पढ़ना शुरू कर दिया था। अगर आप पीआरसी के लिए रिजल्ट अवेटेड हो, जो 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाता है, तो आप कैफ पढ़ सकते हो। सेकंड, कि ये जो 5 पेपर है पीआरसी के, आप जरूरी नहीं कि 5 पेपर एक साथ हो, आप स्प्लिट बना सकते हो, कॉम्बिनेशन बना सकते हो। एक महीने में आपने 3 पेपर दे दिए, एक में आपने 2 दे दिए, एक महीने में आपने 4 पेपर दिए, एक में 1 दे दिया, आपने हर महीने एक पेपर दिया, आपने एक महीने में 5 पेपर दिए, अल्लाह न करे 2 पेपर फेल हो गए तो अगले महीने में 2 पेपर दोगे। तो जो भी आपका स्प्लिट बन रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि आपने 5 पेपर पढ़ लिया, अब सिर्फ आप पेपर्स पास कर रहे हो। तो सर उस फारिग टाइम में मैं क्या करूं, मैं क्या पढ़ सकता हूं? द आंसर इज यस। कैफ पढ़ने के लिए आपको पीआरसी पास करने की जरूरत नहीं है, कैफ का पेपर देने के लिए पीआरसी पास होना जरूरी है। सही हो गया। तो कैफ लेवल पर आ जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा बोर्ड थोड़ा सा मिटा दूं। अब आ जाते हैं कैफ। इसमें आपके पास जो ये मॉड्यूल है दो हिस्सों में ब्रेक, ठीक है। एक आपके पास है ग्रुप ए, एक आपके पास है ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपके पास होते हैं 4 पेपर्स,
और ग्रुप बी में कितने होते हैं? 4 पेपर्स। ठीक है, ग्रुप ए में 4 पेपर्स होते हैं, ग्रुप बी में 4 पेपर्स होते हैं। जैसे हमने पीआरसी की सारी बातें कवर की थी, हम कैप की भी सारी बातें कवर करते हैं। कोई सवाल? अभी आ रहा हूं मैं डिफिकल्टी जब कवर करूंगा तो मैं पासिंग रेशियो की भी बात करूंगा, सही है। अच्छा, जो ये आपके पास ये जो 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर होते हैं, इनके स्प्लिट के बारे में बात करते हैं, सही है। पीआरसी में पेपर होते थे मंथली, कैप में पेपर होंगे सेमी एनुअली, सही। साल में 2 दफा पेपर होंगे, एक पेपर होगा मार्च में, एक पेपर होगा सितंबर में। पीआरसी में जो पेपर होते थे मंथली बेसिस पे, वो होते थे 3rd वीक ऑफ एवरी मंथ। इसमें होंगे 1st वीक ऑफ एवरी मंथ। जो फर्स्ट मंडे होगा ना, वहां से पेपर शुरू होंगे। जो फर्स्ट मंडे होगा वहां से आपके 10 पेपर कैप के शुरू हो जाएंगे। फिर इसके बाद जबकि पीआरसी के पेपर्स थे, वो पेपर्स होते थे कंप्यूटर बेस्ड। ये पेपर होंगे हैंड रिटन मैनुअल पेपर्स होंगे, सही है। वो जो पेपर्स होते थे आपके पास, वो ऑब्जेक्टिव नेचर के थे, ये सब्जेक्टिव नेचर के। तो इसको इस तरीके से अज्यूम करो कि लेट सपोज जो भी आपका सेंटर होगा, आप वहां जाओगे, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सही है। 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है, फिर आपको आंसर शीट मिलेगी, 3 घंटे में आपको वो सॉल्व करना है। और फिर आप क्या करोगे, पेपर वहां पे सबमिट कर आ जाओगे। और 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। 3.25 घंटे, 100 मार्क्स का पेपर, 50 मार्क्स सिक्योर करने, हैंड रिटन पेपर है। 6 महीने में एक दफा पेपर होता है सेमी एनुअली। डन, इसमें कोई मसला? सही है। अच्छा सर, यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे भी हमने स्प्लिट बनाए थे पेपर के। लेट सपोज हमने 5 पेपर भी दे सकते थे, 4 भी दे सकते थे, 3, 2, 1 भी पेपर दे सकते थे। सर यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम क्या है? तो सर मैं क्या 8 पेपर एक साथ दे सकता हूँ? देखो, दे भी नहीं सकते और कोई दे सकता भी नहीं है, सही है। ना ये आपके लिए पॉसिबिलिटी है आईकैप की तरफ से, ना आपके लिए पॉसिबल होगा, सही है। तो सर ये स्प्लिट कैसे बनता है? तो यूजुअली मैं बता रहा हूँ, यूजुअली बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे पेपर देते हैं 3, 3, 2, क्या करते हैं, इसको 3 हिस्सों में तोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब 6 महीने में अगर मैं एक सेट ऑफ पेपर दे रहा हूँ, इसका मतलब है मुझे 1.5 साल तो मिनिमम लगेंगे कैप को पास करने में, सही है। और सर कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4 पेपर 6 महीने में दे देते हैं, और 4 पेपर 6 महीने में देके 1 साल में भी कैप निकालने की कोशिश करते हैं। असलियत में क्या होता है हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लो, सही है। तो 4, 4 या 3, 3, 2, अगर 4, 4 करते तो 1 साल, 3, 3, 2 करते हैं तो 1.5 साल, सही है। सर पीआरसी यूजुअली कितने महीने में हो जाता है? आपके सामने है, अगर आज पढ़ना शुरू करते हो सितंबर या अक्टूबर में पेपर दे देते हो, तो 3, 4, 5 या मैक्सिमम 6 महीने। तो अगर ये मैक्सिमम 6 महीने और ये अगर आपके पास 1.5 साल, तो कितना हो गया? सीए 2 साल का निकल गया। तो कितने साल का बताया था? 5.5 साल का। तो 5.5 साल में 2 साल तो ये नजर आ रहे हैं। और मैंने 5.5 साल क्या कहा था? मिनिमम। तो मिनिमम 5.5 साल में से मिनिमम 2 साल निकल चुके हैं, 3.5 साल की बात बाद में करते हैं। ये अब तक समझ आ रहा है यहाँ पे? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब सर इसमें मिनिमम एक टाइम में कितने पेपर दे सकते हैं, मैक्सिमम कितने दे सकते हैं? तो देखो, पहले मैं आपको एक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ, उससे आप आंसर खुद ही निकाल लोगे। आईकैप कहता है कि ग्रुप बी के पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपको ग्रुप ए के 2 पेपर पास करने हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये बात समझ आ रही है? ग्रुप बी के पेपर अटेम्प्ट करने से पहले ग्रुप ए के 2 पेपर पास करने। अगर आपने ग्रुप ए के 2 पेपर पास नहीं किए होंगे तो आप ग्रुप बी में नहीं जा सकते। तो सर इसका मतलब ये पहली अटेम्प्ट में मिनिमम 1 पेपर दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, 4 दे सकता हूँ। तो पहली अटेम्प्ट में आपने खुद ही जवाब दे दिया, मिनिमम 1, मैक्सिमम 4। लेट सपोज किसी ने 4 पेपर दे दिए और इंशाल्लाह उसका जो है रिजल्ट आ जाता है, 4 पेपर पास हो जाते हैं। तो अगले अटेम्प्ट में क्या करेगा? 4 पेपर देगा, 1, 2, 3, 4, सही है। अल्लाह ना करे अगर उसका एक पेपर रुक जाता है, तो फिर क्या होगा? 3 इस अटेम्प्ट में पास किए, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, तो उसने बोला मैं अगले अटेम्प्ट में 5 पेपर साथ दे दूंगा। ग्रुप ए का 1 और ग्रुप बी के 4, कितने पेपर दे सकते हैं? मैक्सिमम कितने हो गए? 5। अल्लाह ना करे अगर उसका 2 पेपर रुक जाते ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए के 2, ग्रुप बी के 4, ग्रुप बी अटेंड कर सकता है? कर सकता है, तो 6। अल्लाह ना करे 4 पेपर दिए, 3 फेल 1 पास, तो अब कितने पेपर दे सकता है मैक्सिमम? 3, क्योंकि ग्रुप बी में जा ही नहीं सकता। तो इट्स मैक्सिमम 6 बेस्ड ऑन सम कंडीशंस और मिनिमम 1। हर तरीके से क्या समझ आ गया? कोई मसला इसमें? आगे बढ़ जाए। अब आगे बढ़ने से पहले हम क्या करते हैं कि जरा इसको रैप करते हैं, क्योंकि अब इसके बाद हम अगले लेवल पे जाएंगे, वो होगा सीए फाइनल। पीआरसी प्लस कैप मिला के कहलाता है सीए इंटरमीडिएट। इसमें आपका हाफ सीए हो जाता है, ये थ्योरेटिकल साइड ऑफ सीए, सही है। इसमें कुछ टेक्निकल बातें और कर लेते हैं। पीआरसी में यूजुअली पासिंग परसेंटेज इज
60 to 75%। बच्चा जो है ना 60%, 100 में से 60 से 75 बच्चे पास कर लेते हैं। सो इट्स इजी। आपको ए लेवल की परसेंटेज पता है, पासिंग परसेंटेज ओवरऑल पाकिस्तान में कितने होंगे? कितने बच्चे पास, कॉमर्स कितने बच्चे पास करते होंगे? सारे पेपर्स की बात कर रहा हूँ, कितने बच्चे पास कर लेते होंगे? हाँ 40 to 50% है, सही है। तो इसका मतलब है कि तो क्या सर ए लेवल ज्यादा डिफिकल्ट है? ए लेवल ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, असल में पीआरसी जो ना रेपिटेशन है, पीआरसी रेपिटेशन है, तो इसलिए जो है इसमें ज्यादा पासिंग परसेंटेज है। दूसरा, इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट में यूल बी सरप्राइज्ड। कोविड के बाद के नंबर मुझे इतना ज्यादा नहीं पता टू बी ऑनेस्ट, लेकिन कोविड से पहले का मैं रखता था, क्योंकि कोविड के बाद जो हमारे इंटरमीडिएट का जो अजीब सा निजाम कर दिया इन्होंने, तो उसके बाद किसी चीज पे भरोसा ही नहीं होता। लेकिन कोविड से पहले अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो इंटर कॉमर्स का एवरेज रिजल्ट रहा करता था 20%, 100 में से 20 बच्चे पास करते थे। तो क्या सर इंटरमीडिएट ज्यादा मुश्किल है? इंटरमीडिएट तो ए लेवल से भी आसान है। तो यहाँ पे जो कमेंट है मेरा वो ये है कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो पास करते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंटरमीडिएट में पढ़ते ही नहीं है, तो पास कहां से करेंगे? परसेंटेज से कभी भी हम चीजों को ना, एक परसेंटेज एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग एक आइसोलेशन में उस फैक्टर को नहीं आप ले सकते, उसके साथ 10 फैक्टर्स और जुड़े हुए होते हैं। तो 65%, सही है सर। जैसे ही कैप में आते हैं ना, तो कैप में कुछ पेपर्स बहुत आसान है, कुछ मुश्किल है, कुछ में बच्चे ज्यादा पास करते हैं, कुछ में कम पास करते हैं। एग्रीगेट करूँ ना, तो एग्रीगेट करने के बाद इसका जो पासिंग परसेंटेज है इट्स 40%, सही है। तो ये था 65%, ये था 40%। तो थोड़ा समझ आया कि यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। पीआरसी इज कंपैरेटिवली वे टू इजी, सही है, बहुत ज्यादा आसान है। और जैसे ही कैप में जाता है ना, डिफिकल्टी लेवल जंप करता है, ठीक है, ड्रास्टिकली जंप करता है और उसके बाद फिर बढ़ता चले जाता है, फिर आप नहीं समझ सकते। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, पीआरसी पढ़कर आते हैं और उनको लगता है पूरा सीए ही ऐसे होना है। तो यहाँ क्या होता है, थोड़े से उनको एक परसेप्शन क्रिएट हो जाता है कि यार ऐसे सीए पास हो जाएगा, ऐसे सीए पास नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है। इससे पहले था एएफसी, तो अल्लाह का शुक्र है पीआरसी आ गया है। पहले एएफसी था, एएफसी का पासिंग परसेंटेज जो था 80, 100 में से 80 बच्चे पास कर लेते थे। तो उनको तो और ही गलत फहमी थी, जब एएफसी पास होते थे घर बोलते हाँ आपके बेटे ने सीए कर लिया, तो बाद में पता चल जाता था, क्या पढ़ना शुरू करते थे उनको असलियत पता चलती थी। तो इस तरीके से जो है हम चीजों को वो कर लेके चल सकते हैं। अच्छा यार मुझे एडमिनिस्ट्रेटिवली कहा जा रहा है कि 5 मिनट का ब्रेक दे दें, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, और एडमिन वाला आपको जो भी करना है 5 मिनट में आप कर लो, 5 मिनट के बाद कंटिन्यू करते हैं। तब तक ऑनलाइन वाले बता सकते हैं अपने बारे में कुछ, आप लोग बता सकते हो जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया था। तुमने भी ए लेवल किया हुआ है, तभी तुमने ग्रेड्स के बारे में पूछा था। आप साथ हैं, आपने किया हुआ है कुछ? आपने ए लेवल किया हुआ है? हाँ इंटरमीडिएट मैंने पास कर दिया था। अच्छा 2020 में कर लिया था, ठीक है। और आप बराबर में इंटरमीडिएट? अच्छा इंटरमीडिएट, सही है। इंटरमीडिएट कॉमर्स या साइंस? दोनों। साइंस, साइंस में कौन सा? प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग? प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ठीक है ठीक है। तो आईटीबी का मिक्स एमसीक्यूज प्लीज सर। आईटीबी का मिक्स एमसीक्यूज, तुम आईटीबी पढ़ रहे हो या पढ़ने वाले हो, क्या सीन है? अच्छा सवाल देख लेते हैं, सवाल देख लेते हैं। सवाल पूछा है सर पीआरसी और कैप का पासिंग रेशियो क्या है, बता दिया मैंने। मरियम पूछ रही है सर कोई डिफिकल्टीज या किस इंस्टीट्यूट में जाएं? देखें डिफिकल्टी तो सीए में तो है, पीआरसी इज कंपैरेटिवली इजी, सही है। मैं साफ सी बात कहूंगा, पीआरसी इज कंपैरेटिवली इजी। तो पीआरसी इज ऑलवेज ऑन द स्टूडेंट, पीआरसी हमेशा स्टूडेंट पे होता है कि वो उसको किस तरीके से प्रिपेयर करता है। इंस्टीट्यूट यहाँ पे सारे अच्छे होते हैं, अच्छे से प्रिपेयर कराते हैं, सही है। मैं अपने पर्सनल पेपर की बात कर सकता हूँ कि हम लोग इस तरीके से लेके चलते हैं आईटीबी के पेपर को, कि मैं अपना आईटीबी का पेपर क्लास में तैयार कर देता हूँ। ऑल आई नीड फ्रॉम माई स्टूडेंट्स इज कि वो बुक को रीड कर ले बस। और सर बुक को इतनी बड़ी नहीं है, 140 पेज है, तो अगर पर डे 14 पेज भी रीड करते हो 10 दिन का गेम। मैं अपनी क्लास में तैयारी करा, घर पे पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने एमसीक्यूज इतनी सारी चीजें, मैं मतलब नर्चर करता हूँ अपने पेपर को, अपने स्टूडेंट्स को। तो मैं अपनी गवाही दे सकता हूँ, बाकी आप देख लीजिएगा। बाकी ये है कि आईटी स्कूल ऑफ फाइनेंस में हम लोगों का वैसे एक ऐसा तरीकेकार होता है जिस तरह से हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं टेस्ट के थ्रू, पोर्टल्स पे हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद होते हैं। बाकी हम क्या कर रहे होते हैं कि पीआरसी में कंपैरेटिवली आपके पास जो है टाइम बहुत ज्यादा होता है वेस्ट करने के लिए, तो आप उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हो अपनी पर्सनल ग्रोमिंग पे। तो हमारे पास को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह होती है, इसको मैं खुद जो है वो लेके चल रहा होता हूँ, क्योंकि मैं इसका एडवोकेट हूँ।
कि हमारे जो सीए इंडस्ट्री में ना आपके पास पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए ना एवेन्यूज बहुत कम है, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्राइव करते हैं खुद से और वो एवेन्यूज खुद बनाते हैं या फिर ढूंढते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशंस में लेके जाते हैं स्टूडेंट्स को, और ऐसे नहीं कि हमने बोला कि लेट्स सपोज जो इंटरेस्टेड है वो आ जाए, हम पुश करते हैं, बोलते हैं चलो साथ, कोई मसले की बात नहीं, स्पॉन्सर कर देते हैं। हर वो तरीका कि बच्चा खुद निकले, आपको पुश करना पड़ता है। कुछ बच्चा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं होता, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा उसको पुश करते लेके चलते तो उनकी पर्सनैलिटीज बनती है, थोड़ी सी एक्सप्लोर करते हैं, एक्सपोजर मिलता है, पता चलता है कहाँ पे वो लैग कर रहे हैं, कौन सी उनकी स्ट्रेंथ्स है, उस पर काम हो रहा है। तो ये सारी चीजें भी हम लोग कर रहे होते हैं। सही है। उसके बाद अगला सवाल ये है कि सर पर पेपर फी, जब ये हमारा कोर्स का कंप्लीट हो जाएगा ना तो फीस पे भी बात कर लेंगे। सर मैंने स्टार्ट करना है तो इंशाल्लाह बता देंगे आप कब से स्टार्ट कर सकते हैं। सीए एसीसीए में क्या डिफरेंस है, जब मैं एसीसीए बताऊंगा फिर डिफरेंस भी बता दूंगा। आईटीबी के मिक्स क्वेश्चंस दे दें, मुझे अपना व्हाट्सएप कर दो, मैं दे दूंगा, ठीक है। फिर क्या लिखा है, पेपर देना है, पढ़ लिया है आपसे। अच्छा मेरे स्टूडेंट है, सही है सही है। सर सीए इंटरमीडिएट की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? सीए इंटरमीडिएट की स्टार्टिंग सैलरी जो स्टाइपेंड कहलाती है, जब सीए इंटरमीडिएट हो जाता है कैप के बाद आपको स्टाइपेंड मिलता है। एट द एज ऑफ 20, अगर आप 18 साल की उम्र में इंटरमीडिएट ए लेवल करते हो तो 20 साल की उम्र में इंशाल्लाह आपका कैप क्वालिफाई हो जाएगा। तो एट द एज ऑफ 20, 20.5, 21 ना आपको स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। वो स्टाइपेंड स्टार्ट होता है 19,500 रुपए से, अभी अपडेट हुआ है। पहले था ये 17,200 रुपए, 16,700 रुपए था, अभी 19,500 रुपए हो गया। अभी अभी रिसेंटली स्टाइपेंड बढ़ा है, तो अब स्टाइपेंड थोड़ा सा बढ़ गया, तो आपको ये मिलेगा। सीए करने के बाद क्या सैलरी होती है उस पर बाद में बात करेंगे। तो कुछ सवाल थे और क्या सवाल है? ये बिजनेस राइटिंग का पेपर भी एमसीक्यूज बेस्ड होगा। बिजनेस राइटिंग का पेपर देखो एमसीक्यूज बेस्ड किस तरीके से होगा कि शायद आपसे प्रेसी और लेटर लिखवाया जाए, टाइप करवाया जाए, लेकिन जो ज्यादातर चांसेस वो ये है कि कोई लेटर दे दिया जाता है, उसमें आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी होती है। सही, रिपोर्ट दे दी जाती है तो आप उसमें मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी होती है। तो उसमें जो पंक्चुएशंस की मिस्टेक होती हैं, ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल एरर्स होते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ज्यादातर कोशिश ये होती है कि वो ज्यादातर ऑब्जेक्टिव साइड पे रखें। सही है। हाँ ये हो सकता है, सवाल आ सकता है कि भाई लेट सपोज आपको लेटर टू एडिटर लिखना हो, या फिर आपको कोई अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर लिखना हो, सॉलिसिटेड सेल्स लेटर लिखना हो, या जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखना हो। सही है, तो ये आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। ज्यादातर उसमें ये होता है मेमो दे देते हैं, मेमो कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है ना, टाइम बचता है, तो मेमोज दे देते हैं। वो इंशाल्लाह टीचर जो है ना आपको कवर करा देंगे बेहतरीन किस्म का। जी कंटिन्यू करें, आगे बढ़ते हैं। तो हमने पीआरसी देख लिया, कैप देख लिया, कंबाइंड इसको हमने देख लिया। सही है। अब जो मैं आपसे कहने वाला था कि ये जो 2 साल की आपकी जर्नी है सीए कैप और पीआरसी की, इसको सम अप ऐसे करते हैं कि पीआरसी में 5 पेपर, कैप में 8 पेपर्स। सही है। पीआरसी का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन हमने 6 महीने सोचा, और इसका जो हमने मिनिमम ड्यूरेशन देखा हमने 1.5 साल देखा, तो ये कितने हो गए आपके पास? 2 साल हो गए। सही है। इसमें आपके पास 5 पेपर थे, इसमें 8 पेपर थे, 8 जो पेपर थे ये 2 ग्रुप्स में आपके पास स्प्लिट थे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। नंबर, मिनिमम नंबर मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम नंबर मैंने आपको बता दिया, इसकी कंडीशन बता दी मैंने, इनकी कंडीशंस मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक आखिरी चीज ऐड कर रहा हूं जो कि आपके सीए इंटरमीडिएट को कंप्लीट कर देगी, होते हैं हैंड्स ऑन कोर्सेज। क्या होते हैं? हैंड्स ऑन कोर्सेज। तो सर हैंड्स ऑन कोर्सेज क्या होते हैं? हैंड्स ऑन कोर्सेज आपके पास कैप लेवल पे भी हैं और सीए फाइनल लेवल पे भी है। तो सर सीए फाइनल के लेवल की बाद में बात करेंगे, पहले कैप की बात कर लेते हैं। इसमें आपके पास 2 होते हैं, एक होता है पीपीई, एक आपके पास होता है एमएस ऑफिस। सही है। क्या भी कहता है कि भाई प्रोफेशनली हम लोगों की जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हर पेपर को टेक्निकल ग्राउंड्स पे अपडेटेड नॉलेज के साथ बहुत ज्यादा पढ़ रहे होते हैं और डिफिकल्ट पेपर सेट करते हैं, ताकि जब बच्चा पास करे तो उसका मतलब है कि वो सर्टिफाई हो जाए कि उसको वो चीज आती है। मजे की बात, इसका नाम है सर्टिफिकेट इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। मतलब उसको ये सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो सर नॉलेज तो बहुत है, लेकिन अगर मैं लेट्स सपोज कंपीट करता हूँ ना उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि एकेडमिक क्वालिफिकेशंस परस्यू करें, जैसे बीबीए, बीएस, सही है, या फिर मीडिया साइंसेज या कोई और, तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर होती है, उनकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत बेहतर होती है। सही है। या फिर उनकी ना ये जो अपनी कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छी होती है। तो सर उससे कॉम्पीट करने के लिए हमारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो आईकैप ने 2 हैंड्स ऑन कोर्सेज निकाले, एक का नाम रखा पीपी, एक का रखा एमएस ऑफिस, ये रख दिए कैप लेवल में।
अब ये कैप में किस जगह आते हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, क्या इनके अरेंजमेंट है, जरा उस पर बात कर लेते हैं। पहला हैंड्स ऑन कोर्स है पीपीई। नाम से पता चल रहा है प्रेजेंटेशन एंड पर्सनल इफेक्टिवनेस। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन इन पब्लिक। स्टेज पे खड़े होकर कैसे बात करनी है, ग्रुप डिस्कशन करनी है तो कैसे बात करनी है, उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, सही है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या उसके पर्पस है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, सारी चीजों को हम टेक्निकल ग्राउंड पे पढ़ते हुए बच्चा परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद रोल प्ले क्या होता है, मोनोलॉग्स क्या होते हैं, डायलॉग्स क्या होते हैं, डेक्लेमेशन क्या होता है, स्पीच क्या होती है, सही है, प्रेजेंटेशंस क्या होती है। सर प्रेजेंटेशन और स्पीच में क्या टेक्निकल डिफरेंस है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। सर सीवी किस तरीके से बनाई जाती है, सीवी भी तो कम्युनिकेशन है, सही है। सर कवर लेटर कैसे बनाया जाता है, वो भी तो कम्युनिकेशन है, सही है। लेट सपोज तुम्हें एक ईमेल आती है और दराज कह रहा है कि भाई हमारी जो ना एक नई ऑफर आई है और फला फला सारी चीजें ना, तो तुमने मांगी थी नहीं ना, फिर भी आई, सो बोलते हैं अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर, सही है। तुम लोग जब अप्लाई करोगे इंशाल्लाह, तो फर्म क्या तुम्हें बोलेगी यार मैंने जो ना वो जॉब्स खोल दी है, तुम क्या करोगे, फर्म में अप्लाई करना शुरू कर दोगे। तो जो तुम फर्म में कवर लेटर भेजोगे तो वो तुम्हारा क्या होगा, अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर, तुम अपने आप को बेचोगे ना, यही तो होता है। फिर जो उसमें सीवी लगी होगी, तो जब तुम्हें अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर आता है उसमें कैटलॉग लगे हुए होते हैं, उसके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे होते हैं, एडवांटेजेस लिखे होते हैं, डिसएडवांटेजेस लिखे होते हैं नहीं, उसकी तस्वीर लगी हुई होती है, कॉन्टेक्ट डिटेल्स होती है, ताकि अगर पसंद आए तो कॉन्टेक्ट कर ले। तो आपका भी तो कैटलॉग लगा होता है, आपकी सीवी। तो हाउ यू डिजाइन दीज थिंग्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो पीपी में आपको सिखाई जाती है। चलो ठीक है, सेल्स लेटर सही चले गया, आपका प्रोडक्ट कैटलॉग समझ आ गया, तो वो किसके लिए बुलाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। तो वो क्या होगा, इंटरव्यू, क्या मुझे प्रोडक्ट दिखाओ, तो प्रोडक्ट आ गया ना तैयार व्यार होकर। तो जब प्रोडक्ट चल के जाएगा वहां पे, तो जैसे आनंद भाई को सब्जेक्ट बोलते हैं ना, वैसे हम अपने को प्रोडक्ट बोलेंगे। तो जब प्रोडक्ट चल के जाएगा वहां पे, तो इसका मतलब ये है कि उसको अपने अटायर पे काम करना पड़ेगा, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे, प्रेजेंटेशन पे, कम्युनिकेशन पे, अपनी टेक्निकल स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। सवाल भी तो पूछेगा वो, सही है। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड पे काम करना पड़ेगा, कोई स्पॉन्टेनिटी वाला सवाल पूछ ले तो कम से कम आंसर तो कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही होगी। तो ये आपको पीपी में इंटरव्यू स्किल्स सिखाई जाएंगी, आपसे टेस्ट किया जाएगा, तो आपके टेस्ट में आपका आईक्यू लेवल, ईक्यू लेवल, सारी चीजें चेक की जाएंगी। तो ये पीपी में आपको तैयार कराया जाता है। इस कोर्स की सिग्निफिकेंस समझ आई। तो जहां पे हम कहते थे ना कि सीए का स्टूडेंट लैग कर रहा है कम्युनिकेशन स्किल्स में, तो ये इसको फायदा देगा। इसके बाद है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस सर ये तो बहुत बेसिक कोर्स है, इससे क्या हमें सीखने को मिलेगा। मैं अभी आपको बताऊं कैसे इतने स्टूडेंट्स होते हैं कि लिटरली उनको कंप्यूटर चलाने भी नहीं आता। इंटरव्यू में गए, बोला कि लिखा हुआ था उसके यार मेरी कंप्यूटर स्किल्स अच्छी है, लिखा था स्किल्स में। तो उसने इंटरव्यू ने सवाल पूछा कि अच्छा क्या तुम्हारी कंप्यूटर स्किल्स है, तो बोला सर मैं कंप्यूटर बंद बहुत अच्छे से कर लेता हूँ। तो बोला अच्छा कैसे, उसको लगा शायद ये आएगा, वो क्लिक करेगा, वो विंडोज बार पे उस पर शट डाउन पे क्लिक करेगा, बंद कर लेगा। वो खड़ा हुआ, उसने प्लग खींच लिया, बोला बंद। बोला हम ऐसे बंद करते हैं। तो कंप्यूटर स्किल्स में ये होता है कि बच्चों को जो ना अभी मतलब समझिए यूनिफॉर्मिटी के साथ ना हर बच्चे को कंप्यूटर स्किल्स नहीं आती। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से चलाया जाता है, ट्रबल शूटिंग किस तरीके से की जाती है, ऑनलाइन एक्सप्लोरेशन, इंटरनेट रिसर्च वगैरह कैसे की जाती है, इंटरनेट सर्फिंग, और साथ ही साथ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम चलाने नहीं आते। तो ये एमएस ऑफिस क्या करेगा, आपको फर्म की लेवल तक हेल्प कर देगा कि एक्सेल में फॉर्मूलाज किस तरीके से लगाते हैं, पिवट टेबल किस तरीके से होता है, ठीक है, फंक्शंस किस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। तो आपको उस हद तक नॉलेज दे देगा कि फर्म में इज्जत बचे। उसके बाद फिर आप आगे के हैंड्स ऑन कोर्स संभाल लेंगे जब वो पढ़ेंगे। तो सर ये तो इनका आपको पर्पस समझ आ गया दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज का। ये हैंड्स ऑन कोर्सेज कहाँ पे होते हैं, इस पूरी टाइमलाइन में कहाँ सेट होते हैं। देखो मेरा आंसर ये है कि एज सुन एज पॉसिबल यू स्टार्ट योर कैप, आप स्टार्ट में ही कर लो। सर नहीं यार सर मैं तो 4 पेपर दे रहा हूँ, सही है, तुम ये 4 पेपर दो सुकून से, पास कर लिए, उसके बाद फिर ये 4 पेपर दो, पास कर लिए, अब तुम फारिग हो, अब तुम लोग हैंड्स ऑन कोर्स करता हूँ। लेकिन तुम्हें फर्म भी चाहिए होगी। जब तुम फर्म की तरफ जाओगे ना, फर्म पता है तुम्हें क्या बोलेगा कि यार तुम्हारे सी के पेपर्स पास, कैप के सारे पेपर पास है, तो बोलोगे यस। बोलोगे तुम्हारे हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट है, बोलोगे नो, तो बोलेगा आपको आर्टिकलशिप शुरू नहीं करा सकते। इसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है आपकी ट्रेनिंग शुरू होती है। तो ट्रेनिंग शुरू कराने का प्रीरिक्विजिट ये है कि आपके कैप के पेपर्स भी पास होने चाहिए, आपके दोनों हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीट होने चाहिए। अब सोचिए ये कितना डिफिकल्ट है, सही है, और ये कितना आसान है। तो आसान चीज की वजह से तुम्हारी आर्टिकलशिप डिले हो जाए, डज इट मेक सेंस। तो सर ये कहाँ करें, तो आपको जहां पे इजी लगता है ना वहां कर लो। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक तरीका तो ये होता है, आपको पता है कि आपके पेपर मार्च में होते हैं, सितंबर में होते हैं। सर मार्च से लेके सितंबर में जो पेपर हो रहे हैं, मतलब जो सितंबर अटेम्प्ट है, उसमें बीच में गर्मियां भी आती हैं,
रमजान भी आते हैं, बकरीद भी आ रही है, बारिशें भी आएंगी, बारिश आएंगी तो क्लास नहीं होगी, ये तो तुम्हारा इंटरनेट नहीं चलेगा, हमारा इंटरनेट नहीं चलेगा। फिर कराची में जो गड्ढों में पानी भर जाता है, पता नहीं चलता गटर कौन सी है गड्ढा कौन सा है। सही है, फिर उसके बाद मसला क्या होता है, फिर के इलेक्ट्रिक बोलता है मैं पीछे क्यों रहा, वो लाइट बंद कर देता है। फिर इंटरनेट वाले बोलते हैं हमारे भी हम पीछे क्यों रहे, इंटरनेट खत्म हो जाता है। शार्क आती है तार खा जाती है, मतलब पता नहीं पाकिस्तान में जो शार्क की गिजा है वो तार है, वो इंटरनेट की तार खा जाती है। तो ये वाली अटेम्प्ट ना वैसी बहुत हेक्टिक हो जाती है। तो सर अगर तुम लेट सपोज मार्च सितंबर के टाइम में फॉल कर रहे हो, तो फिर ये आपके पास एक तरीका ये है कि आप उसमें जो है हैंड्स ऑन कोर्स ना पढ़ो, कि आप ऑलरेडी पेपर का बर्डन भी लेके चल रहे हो और कराची में रहने का बर्डन भी फेस कर रहे हो। सही है, तो ज्यादा बेहतर ये है कि जो आपकी अटेम्प्ट होती है ना मार्च से लेके सितंबर से लेके मार्च वाली, वो ठंडी अटेम्प्ट होती है। वहां पे क्या होता है, सर्दियां भी आने वाली होती हैं, मौसम भी अच्छा होता है। अगर लेट सपोज लाइट हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें ये होता है कि अगर दिन में जो है वो उजाले में पढ़ लो, गर्मी तो नहीं लग रही होती है, ना कोई ऐसा त्यौहार होता है ना कोई ऐसी चीज होती है, तो उसमें आप सुकून से पढ़ सकते हो। तो ये मैंने एक स्ट्रेटेजी बता दी, आप कोई भी उसके हिसाब से डिवाइस कर सकते हो। बट द थिंग इज, बॉटम लाइन इज कि ये वाले हैंड्स ऑन कोर्सेज ना ये खत्म होने से पहले पहले कंप्लीट कर। इसकी सिग्निफिकेंस आगे बताऊंगा जब हम CFL पे जाएंगे। 3 महीने का कोर्स होता है, 70 घंटे का कोर्स होता है, सिंपल 70 घंटे 3 महीने कुछ भी नहीं है। तो मैं CA का एक पेपर बताऊंगा ना कितने घंटे पढ़ा जाता है, बताऊंगा मैं, तब पता चलेगा। सही है, कोई सवाल? कोई सवाल है आप लोगों का? सर इंटरमीडिएट के पेपर दे दिए हैं, वेटिंग फॉर रिजल्ट। इंटरमीडिएट के पेपर दे दिए हैं, किसी के खत्म हुए इंटरमीडिएट के? साइंस कॉमर्स, कॉमर्स का भी एक 3 पेपर रह गए, साइंस का खत्म हो गए, साइंस के खत्म हो गए, तो फिर साइंस के हो सकते हैं। हसीब कह रहा है कि मेरे पेपर मैंने दे दिए हैं, PRC का बैच कब है? देखो तुम्हारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, तुम अभी वाला बैच स्टार्ट करके सितंबर में कंप्लीट कर लो, फिर तुम दिसंबर में पेपर दे दो। मेरे ख्याल से इतनी भी जल्दी की क्या जरूरत है, जुलाई में जो है वो शुरू होगा हमारा दिसंबर बैच तरीके से, तुम उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इट्स टोटली योर कॉल, तुम अपने हिसाब से प्लान कर लो, कोई जल्दी की बात नहीं है। सर अभी पेपर दे दिए हैं इंटरमीडिएट के, तो आगे अब कब तक CA का न्यू बैच स्टार्ट होगा वो बता दे, और कहाँ रजिस्टर्ड होना है। देखो मरियम, सिंपल सी बात है कि अभी तुम्हारे पेपर्स खत्म हुए, तुम्हारा रिजल्ट आएगा अक्टूबर नवंबर में, तो तुम सितंबर में या अक्टूबर में पेपर तो दे नहीं सकती, तुम्हारा मंथ बनता है दिसंबर। अभी हम लोग जो ये जो सेशन चल रहा है ना ये वाला, इसके एक दिन बाद मतलब मंडे या ट्यूसडे से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी सितंबर और अक्टूबर बैच की। सही है, तो इसका मतलब ये है कि वो बैच सितंबर में खत्म हो जाएगा। तो अगर एक बच्चा इंटरमीडिएट का है, वो कहता है कि नहीं यार मैं सितंबर में खत्म कर लेता हूँ और IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस का उस वक्त जो बैच चल रहा होगा ना उसको रीजॉइन कर लूंगा, देखो मना नहीं है। एक बच्चा कह रहा है सितंबर में पढ़ के ना जो दिसंबर को बैच चल रहा होगा ना मैं उसको रीजॉइन कर लूंगा, ये भी ऑप्शन मौजूद है। लेकिन तुम कहते हो नहीं सर ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं काम करता हूँ कि तरीके से जुलाई में जो दिसंबर बैच होगा ना वो ज्वाइन करूंगा, तो आप वो भी कर सकते हो। 2 दिन सोच लो, 3 दिन सोच लो, आप अभी फिलहाल फारिग हो, आप ये कर सकते हो कि अभी जो बैच स्टार्ट होगा ना सितंबर वाला, उसमें आके डेमो क्लासेस ले लो। डेमो क्लासेस आपको 10 दिन 2 हफ्ते अलाउ होती है, तो अब 14 दिन वैसे ही डेमो चल रहा है, तो आके डेमो क्लासेस ले लो, घर पे बैठे से बेहतर है। तो डेमो क्लासेस जैसे खत्म हो उस वक्त डिसाइड कर लो, 14 दिन पढ़ लिया होगा ना, तुम्हें लगता है यार ये पेस मेरे लिए सही है, तुम सितंबर अक्टूबर का बैच ज्वाइन कर लो। तुम कहते हो ये पेस बहुत ज्यादा है, तुम जो है दिसंबर बैच ज्वाइन कर लो। सिमिलर फॉर A-level स्टूडेंट्स, A-level स्टूडेंट्स वो कहते हैं यार मेरे तो रिजल्ट आ रहा है, मैं इसको एज अ बेनिफिट यूज करके क्या करता हूँ अभी से पढ़ना शुरू कर देता हूँ, और उसके बाद मैं सितंबर में पेपर देकर फिर मैं क्या करूंगा कैट की तैयारी शुरू कर दूंगा। ऑप्शन मौजूद है। एक बच्चा बोला इतनी भी क्या जल्दी है, 3 महीने है, एक काम ये करता हूँ कि अभी डेमो क्लासेस लेता हूँ फिर डिसाइड करता हूँ क्या करना है। डेमो क्लासेस के बाद उसका मूड बन जाता है कि अभी पढ़ना है अभी पढ़ ले, वरना दिसंबर बैच मौजूद है। दैट क्लियर हो मैं इस चीज को लेकर? क्या कह रहे हैं सर, इंडक्शन चांसेस, अभी उस पर भी बात करते हैं। ये सारे जितने भी मसले मसाइल सी के अंदर है ना सब डिस्कस करते हैं। सर बीकॉम किया है 73% मार्क्स हैं यार। देखो जितनी भी जो भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या 14th ऑफ एजुकेशन के बाद आता है ना, तो सबसे बेहतरीन ये होता है कि ICAP की एक ईमेल एड्रेस है admissions@icap.org.pk। अब एडमिशन में S है या नहीं है वो चेक कर लेना। तो इस पे आप ईमेल करो, ईमेल करते हुए सिंपल आप छोटी सी ईमेल ड्राफ्ट करो, उसमें लिख दो कि भाई ये मैंने जो है इस ईमेल पे अपनी ट्रांसक्रिप्ट्स या रिजल्ट्स मैंने अटैच कर दिए, ठीक है, और मैं CA करना चाह रहा हूं, तो मैं आप मुझे बताएं मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। अगर एलिजिबल हूं तो मेरी क्या एग्जाम्पशंस बनती है, क्योंकि जिनकी 12th ऑफ एजुकेशन है उनकी तो एग्जाम्पशंस मैंने आपको बता दी, जिनकी 14, 16, 18 तरफ एजुकेशन वो CA करना चाहते हैं तो ICAP उसमें एग्जाम्पशन ज्यादा देते हैं। तो ज्यादा बेहतर है आप ICAP को ईमेल कर लो, छोटी सी ईमेल ड्राफ्ट करो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ज्यादा हाई फाई इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है। डेमो क्लासेस कहाँ होती है? IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में होती है। हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम होता है,
देखिए जो फिजिकल क्लास लेना आना चाहता है मोर देन वेलकम, जो ऑनलाइन आना चाहता है इसी तरीके से ऑनलाइन क्लास होती है, ठीक है। और जो बच्चा कहता है मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, तो उसके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मौजूद हैं। यही लेक्चर रिकॉर्ड होके पोर्टल पर आ जाएगा और आप उसको रिकॉर्डेड भी एंजॉय कर सकते हो। तो सर फिजिकल वाला बोलेगा हमने क्या गुनाह किया है, आपके लिए भी पोर्टल मौजूद है। लाइव वाला बोलेगा उसके लिए भी पोर्टल मौजूद है। हाइब्रिड सिस्टम है। एक बच्चा कहता है सर मैं काम नहीं करूंगा कि जिस दिन ज्यादा क्लासेस होगी उस दिन मैं फिजिकल आ जाऊंगा, जिस दिन एक क्लास होगी मैं इतना दूर से थोड़ी चल कर आऊंगा, वो मैं घर पे लाइव ले लूंगा। कॉम्बिनेशन और हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, यूज व्हाटएवर यू हैव, जो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ये फिजिकल भी है, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी। डन, ये हो गया। फीस स्ट्रक्चर गाइड कर दे आ रहा हूं। एग्जामिशंस क्या होती है, एग्जामिशंस मैंने बताई तो अभी, एग्जामिशन फिर बता देता हूं। सीए सर पीआरसी के सारे पेपर साथ दें या अलग अलग, इट्स टोटली योर कॉल। मैं कहता ये हूं कि देखो प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, पढ़ो सारे। डिसीजन आपको वैसे भी तब लेना होता है ना जब आपके एडमिट कार्ड का फॉर्म आता है, कि आपको एडमिट आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म आएगा उसमें लिखा होता है कि आपको एक पेपर देना है, 2 3 4 5। अगर आपने जैसे 5 सिलेक्ट कर लिया तो आप 5 की फीस दोगे, तो फीस उसी दिन जा रही है, पहले तो नहीं दी हुई। तो आप सिंपल ये करो 5 पेपर पढ़ो और उसके बाद जब आपके पास वो एग्जामिनेशन फॉर्म आता है ना, देन यू डिसाइड यार अब मैं काम करूं क्या, मैंने 3 पेपर बहुत अच्छे तैयार हैं और 2 पेपर की तैयारी नहीं है, वो मैं अगले महीने दे दूंगा, तो मैं फजूल में दो पेपर्स की फीस क्यों ज्यादा दूं। तो आप 3 पेपर की फीस दो, 3 पेपर अटेम्प्ट करो, अगले महीने 2 पेपर्स पढ़ लो। लेकिन क्या होगा कि अगर आपने अभी से डिसाइड करना मैं 3 पेपर अभी पढ़ूं, और अगर आप 3 पेपर पढ़ रहे हो आपको दिल में ये फील हो रहा है कि नहीं यार ये तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, फिर क्या होगा आगे जाके रियलाइजेशन होगी ना, तो आगे जाके आपके पास टाइम ही नहीं होगा कि वो जो 2 पेपर्स आपने नहीं पढ़े थे आप कब स्टार्ट करोगे उनको पढ़ना, तो बैकलॉग जमा होना शुरू हो जाएगा। तो प्रोएक्टिवली 5 पेपर पढ़ना शुरू करो और आगे जाके डिसाइड करो कि यार कौन से पेपर को ड्रॉप करना है, आगे लेके जाना है। ये डिसीजन ऐसे होना चाहिए, ठीक है। एग्जामिशंस मीन के पेपर नहीं देना, अभी मैं बताता हूँ एग्जामिशंस के बारे में, ठीक है। मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूं तो मेरे एग्जामिशंस कैसे होंगी। मरियम प्री मेडिकल की एग्जामिशंस नहीं है, प्री सीए होते हैं 21 पेपर, 5 पीआरसी में, 8 कैफ में, 13 पेपर्स हो गए, सही है। 8 सीए फाइनल में, 21 पेपर हो गए। तो सीए में 21 पेपर होते हैं। सीए इंटर कॉमर्स से आए और आपकी एलिजिबिलिटी मीट करती है तो पेपर हो जाएंगे 20। अगर लेट्स सपोज ए लेवल से आते हो तो मैक्सिमम आप पीआरसी में 5 पेपर एग्जाम करा सकते हो, मिनिमम आप एक भी पेपर एग्जाम करा सकते हो। यूजुअली क्या होता है 3 पेपर इजीली एग्जाम हो जाते हैं, पीआरसी 3 4 5, सही है। तो ये सारी बातें हो गई, सही है। तो ये इसका मतलब ये है कि आपने हैंड्स ऑन कोर्स कंप्लीट कर लेने हैं कैफ पास होने तक। अब आपके पास समझ आ गया कि कैफ में आपके पास पीआरसी है, कैफ है, हैंड्स ऑन कोर्स है, हैंड्स ऑन कोर्स में 2 पेपर है, पीआरसी में 5 है, कैफ में 8 है, जो कि 2 में स्प्लिट हुए हैं। तो मतलब आगे बढ़ जाए। कोई सवाल तो पूछ लीजिए। अब आ जाते हैं सीए फाइनल, सही है। सीए फाइनल में आपके पास 2 टाइमलाइन चलती है, 2 सेपरेट टाइमलाइन चलती है, सही है। एक को मैं नाम दे देता हूं पेपर्स, एक को मैं नाम दे देता हूं ट्रेनिंग, सही है। ट्रेनिंग की टाइमलाइन में लिख रहा हूं 3.5 इयर्स, सही है, यानी लिख रहा हूं 0। वो जो टाइमलाइन है ना इस टाइमलाइन को फॉलो करेगी, सही है। आपने जैसे ही आर्टिकलशिप शुरू की, आप आर्टिकलशिप पे जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाओगे, क्या कहा मैंने, रजिस्टर्ड। तो सर एक वर्ड रजिस्टर्ड है, एक है इंडक्ट। मैंने कहा जैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तो आपकी 3.5 साल की घड़ी चलना शुरू हो जाएगी, सही है। या आपकी 3.5 साल की घड़ी चलना शुरू हो जाएगी सर। तो मतलब क्या है कि अगर आपकी इंडक्शन हो जाती है, लेट्स सपोज आपने क्या किया, अपना अप्लाई किया, आपकी सीवी और अपने कवर लेटर दिया, आपकी सिलेक्शन हो गई, आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू और टेस्ट वगैरह पास करने के बाद आपकी इंडक्शन हो गई। देन जैसे ही आपकी इंडक्शन होगी ना तो आपका क्या होगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप काइंडली जो है ना अटेंडेंस लगवा दें। आपको भी रामीन कांटेक्ट करेगी तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना अटेंडेंस लगवा दीजिएगा। क्या हो गया ये, ओके हाँ सही है। तो इंडक्शन हो गई, सही है। अब इंडक्शन रजिस्ट्रेशन में कंफर्म कैसे होगी, लेट्स सपोज आपकी इंडक्शन हो गई, पता चला कि आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज तो पास हैं, सही है, लेकिन आपका सीए फाइनल कैप का एक पेपर रुका हुआ है, तो सर इस बेसिस पे इंडक्शन हो जाती है, द आंसर इज यस। तो पता चला हैंड्स ऑन कोर्सेज की इंपॉर्टेंस, कि हैंड्स ऑन कोर्स दोनों नहीं हो या कोई एक भी नहीं हो, आप इंडक्शन नहीं करवा सकते।
लेकिन अगर आपके स्कैप का एक पेपर या दो पेपर रुके हुए तो आप इंडक्शन करवा सकते हो। तो सर अगर इंडक्शन शुरू हो गई ना तो इस 3.5 साल की घड़ी शुरू नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है कि सर जो मैं आर्टिकलशिप में काम कर रहा हूँ वो टाइम काउंट नहीं होगा 3.5 साल में, नहीं। 6 महीने के बाद लेट सपोज अगर तुम्हारी पेपर पास हो जाते हैं और तुम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो इसका मतलब क्या है, वो 6 महीने जो है आपके काउंट नहीं होंगे और 3.5 साल की आर्टिकलशिप शुरू होगी। तो टोटल कितनी आर्टिकलशिप ली तुमने? 4 साल। सही है, तो 4 साल की आर्टिकलशिप हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? इंडक्शन वाली बात समझ आ गई, रजिस्ट्रेशन वाली बात समझ आ गई। तो जैसी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तुम्हारी घड़ी चलना शुरू होगी। तो रजिस्ट्रेशन के 1 साल तक, रजिस्ट्रेशन के 1 साल तक आप सीए फाइनल के पेपर नहीं दे सकते। अब समझ आया? टाइम में समझ आई? तो सर सीए फाइनल में कौन कौन से लेवल होते हैं? सीफैट और एमएसए। सर तो रजिस्ट्रेशन के 1 साल जो तुम आर्टिकलशिप कर रहे थे ना तो उसमें तुम सीए फाइनल के पेपर नहीं दे सकते थे। सर अगर लेट सपोज मेरी इंडक्शन हो जाती है और 6 महीने के बाद मेरी रजिस्ट्रेशन होती है तो कितने साल बाद तुम पेपर दोगे सीए फाइनल के? 1.5 साल। अगर 1 साल के बाद रजिस्ट्रेशन होती है तो 2 साल। तो सर वो जो इंडक्शन से पहले, रजिस्ट्रेशन पहले का टाइम था ना इंडक्शन का, तो वो काउंट नहीं होता। अब वो जितना ज्यादा प्रोलॉन्ग करेगा ना उतना तुम्हारे जो सीए फाइनल का पेपर डिले होगा। लेकिन जैसे रजिस्टर कर गए 1 साल। अब समझ आई? 2 टाइमलाइंस। तो ये टाइमलाइन 3.5 साल ट्रेनिंग वाली है। ट्रेनिंग में आपके पास इंडक्शन होती है, रजिस्ट्रेशन होती है। इंडक्शन कब हो जाती है? जब आपके पास कैप के शायद 1-2 पेपर रुके हुए लेकिन हैंड्स ऑन कोर्सेज कंप्लीटेड है। सही है, तो आपकी इंडक्शन हो जाती है। जैसे ही आपके कैप पास होता है ना, आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन हो गई, 1 साल आप क्या करोगे? विदाउट पेपर्स ट्रेनिंग करोगे और फिर जो बचे हुए 2.5 साल है वो विद पेपर्स आप ट्रेनिंग कंटिन्यू करोगे। और जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाएगा आप सीए फाइनल के पेपर दे सकते हो। ये टाइमिंग समझ आ गया? 3.5 साल की। ये जो इंडिया का पीरियड है इसके अंदर हम क्लासेस ले सकते हैं। हाँ उस पे आ रहा हूं मैं भी। तो ये बात समझ आ गई? कोई रेलेवेंट सवाल हो तो मैं जवाब दे दूं। सर हुसैन कह रहा सर हैंड्स ऑन कोर्स के पेपर होते हैं? नहीं, हैंड्स ऑन कोर्स के पेपर नहीं होता। आपको क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं, कुछ असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं। वो इंशाल्लाह जब वो आएगा तब बता दूंगा टेक्निकलिटी। वैसे इट्स हैंड्स ऑन, ये हैंड्स ऑन होता है। ठीक है, ये कहते हैं हैंड्स ऑन। ठीक है, लिखा हुआ है कि आफ्टर क्वालिफाइंग सीए कौन कौन सी दूसरी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, अभी सीए तो कर ले, अभी आता हूं उस पर मैं। ठीक है सर, मुझे एक एडवाइस चाहिए। अगर मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूं, मुझे कोई आइडिया नहीं है अकाउंट का, कैसे मुझे फील्ड में आना चाहिए। इंडक्शन का मतलब होता है कि आपकी जॉब लग जाना। सही है, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है आपकी जॉब कंफर्म हो जाना। फिलहाल इसको इस तरीके से समझ लो। इंडक्शन का मतलब होता है जॉब लग जाना, रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है जॉब कंफर्म्ड हो जाना। फिलहाल इसको इस तरीके से समझ लो। ये बात समझ आ गई सारे सबको? सही है, मिटा दो ये। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास बचे 2 लेवल, सीफैट और एमएसए। सीफैट में होते हैं 6 पेपर्स, एमएसए में होते हैं 2 पेपर्स। सही है, अब सर सुनते रहना, इजी है सारा। सीफैट में भी पेपर्स होते हैं हर 6 महीने में एक दफा, यानी कि सेमी एनुअली पेपर्स होते हैं। इस बार जो पेपर होता है मार्च सितंबर में नहीं होते, जून और दिसंबर में होते हैं। ठीक है, अगेन जून के और दिसंबर के फर्स्ट मंडेज में होते हैं। सर सीफैट के पेपर्स आज की तारीख में बता रहा हूँ, आगे जाके चेंज हो जाएंगे। आज की तारीख में ये पेपर्स होते हैं मैनुअल, 3.25 घंटे का पेपर होता है, 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है, 3 घंटे में पेपर करो, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 मार्क्स सिक्योर करने हैं, बिल्कुल कैप की तरह। ठीक है, हैंड रिटन पेपर होता है, मैनुअल होता है। एमएसए के पेपर्स कंप्यूटराइज हो गए हैं, तो देयर इज अ चांस कि कुछ टाइम के बाद जब तक तुम सीफैट में पहुंचो ये कंप्यूटराइज हो जाए। और मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि शायद कैप भी अभी ही रिसेंटली जो है कंप्यूटराइज हो जाए। तो ये तुम लोगों के लिए अच्छा भी है बुरा भी है। अच्छा इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी की फेमिलियरिटी कब करेंगे, बुरा इसलिए क्योंकि अब तक की नहीं हम लोगों ने, तो थोड़ी सी आपको डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। बट लॉन्ग टर्म में ना एक अच्छी चीज है अगर चीजें कंप्यूटराइज हो रही है। ये हमें बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था लेकिन खैर दे रहा है दोस्त है। तो ये पेपर्स होता है आपके जो है वो मैनुअल होते हैं, हैंड रिटन होता है और ये कंप्यूटराइज होते हैं। सही है, ये भी साल में 2 दफा होते हैं।
और इनका भी वही है कि आपके पास जो है वो 3.25 घंटे का पेपर होता है और 15 मिनट रीडिंग टाइम होता है, आपको 3 घंटे में पेपर करना होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं। जून दिसंबर ये सेम ही थे, बस ये कंप्यूटराइज हो। सही डन हो गया। अब ये चीज इस लेवल पे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि हम तुम्हें मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। देखो इसमें आपके पास 6 पेपर होते हैं, तो जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 यही नाम होंगे ना, C5 1 C5 2 C5 3 C5 4 C5 5 C5 6। इसका नाम होगा MSA 1 और 2, यही नाम होगा। तो सर अगर आप C5 1 पास कर लेते हो, C5 6 पास कर लेते हो, तो आपका MSA 1 अनलॉक हो जाएगा। मतलब MSA में MSA 1 अनलॉक करने के लिए आपको C5 1 और 6 पास करना है, और MSA 3 और 4 पास कर लोगे तो MSA 2 अनलॉक हो जाएगा। यानी कि 2 और 5 एक ऐसा पेपर है जो आप किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, इतना मसला नहीं है। लेकिन ये जो 4 पेपर्स है ना, इनका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ, जाहिर सी बात है इन दोनों पेपर्स में कोई ऐसी चीजें होंगी जो MSA 1 में आ रही होंगी, तभी तो MSA 1 अनलॉक हुआ है। तो दिमाग क्या कहता है कि अगर मैं लेट्स सपोज 6 महीने में, हर 6 महीने पेपर दे रहा हूं ना, तो 6 महीने में अगर मैं C5 1 और 6 पढ़ लूं, पेपर दे दूं, तो मेरा अगला पेपर MSA 1 होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने MSA 1 नहीं दिया, पहले बोला ये C5 1 और 6 दे देता हूं, फिर उसके बाद मैं 3 और 4 दे देता हूं, फिर जब दोनों पेपर मेरे पास हो जाएंगे ना, फिर मैं MSA 1 2 साथ दे दूंगा। तो पता है क्या होगा, बीच में आएगा 6 महीने का गैप। बीच में 6 महीने गैप होगा, तो C5 1 और 6 की काफी सारी चीजें भूल चुके हो। तो इसका मतलब ये है कि आपको सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी, तो आपका टाइम खराब होगा। तो MS जैसे आपने C5 1 और 6 पढ़ लिया है, आपके सारी चीजें माइंड में फ्रेश है, 6 महीने में रिवाइज कर जाके पेपर दे दो, पेपर पास हो जाएगा। मैं अभी इसके वो बता रहा हूँ, पर्पस बता रहा हूँ, फिलहाल मैं समझा रहा हूँ किस तरीके से पेपर अनलॉक होता है। समझ लिया, कोई टेंशन इसमें। फिर आपके पास आता है हैंड्स ऑन कोर्स। यहाँ पे जो था सर हैंड्स ऑन कोर्स, यहाँ पे जो 2 हैंड्स ऑन कोर्स है, एक का नाम है डाटा एनालिटिक्स, और यहाँ पे आपके पास है फिनटेक। डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक, डाटा एनालिटिक्स और फिनटेक, इसमें से आपको कोई भी एक कोर्स करना होता है, कोई भी एक। लेट्स सपोज मैं डाटा एनालिटिक्स की बात करता हूँ। डाटा एनालिटिक्स आपको जो ना एडवांस लेवल का कोर्स है, इसमें मॉड्यूल्स होते हैं। ये कोर्स आपको एक अलग प्रोफेशन की तरफ लेके जा सकता है। ये बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस कर देता है एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। आपको ये बताएगा, आपको अकाउंटिंग आती है, आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन बनानी है, आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, आप अकाउंटिंग को कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, कोडिंग को अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको डाटा विजुअलाइज करना है, डाटा विजुअलाइजेशन जो आपके पास चार्ट्स, ग्राफ, प्रेजेंटेशन होती है ना, तुमने एक चीज नोट की होगी, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होती है, 2D होती है। सर आपके पास 3D रिप्रेजेंटेशन करनी हो तो कैसे करोगे? आपने देखा होगा आपके पास जो सवालात होते हैं, उसमें एक वेरिएबल होता है, 2 वेरिएबल होता है, या ज्यादा से ज्यादा 3 वेरिएबल होते हैं। कभी किसने 4 वेरिएबल के सवाल सॉल्व किया है? सोचो 3 वेरिएबल का सवाल आता है, याद है 3x3 का मैट्रिक्स होता है, तो 1.5-2 पेज ले जाता है। तो सोचो सर 4x4 का हो तो कभी सोचा? इतना बड़ा सवाल जाएगा, सोचो 5 वेरिएबल्स। और मजे की बात, ये ज्यादा बेहतर वो समझ रहे होंगे जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। तुम्हें पता है इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि जब प्राइस को डिमांड के साथ इंटरेक्शन मिलाते हैं, प्राइस को सप्लाई के साथ इंटरेक्शन मिलाते हैं, तो बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट कर देते हैं। ऐसा ही है सर, क्या रियल में ऐसा होता है? अगर तुम बिजनेस प्लान बना के दे रहे होगे तो डाटा विजुअलाइज करोगे, तो उसमें क्या होगा, बाकी सारी चीजों को कांस्टेंट रखोगे? नहीं, बिजनेस प्लान बनाते वक्त उसको बताना पड़ेगा सर डिमांड भी फ्लक्चुएट कर रही है, सप्लाई भी फ्लक्चुएट कर रही है, लोगों के जो पॉलिटिकल जो है चेंजेस भी आ रही है, इकोनॉमिकल चेंजेस भी आ रही हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ रही हैं, और बहुत सारी क्लाइमेटिक चेंजेस आ रही है, लोगों का फैशन टेस्ट वगैरह चेंज हो रहा है। तो सर सोचो ग्राफ कैसा बनेगा, अजीब जिन जैसा। तो सर वो जिन जैसा ग्राफ बना के देगा डाटा एनालिटिक्स। आपको क्या करना है सर, नंबर फीड करने हैं। तो इसके लिए आपकी स्टैटिस्टिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटीज, रिग्रेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, मल्टीपल रिग्रेशन कोरिलेशन। तो सर सोचो स्टैटिस्टिकल टूल्स प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन आर लैंग्वेज, प्लस वो सॉफ्टवेयर टैबली और पावर बीआई, प्लस आपके पास मशीन लैंग्वेज और डीप लर्निंग, ये सब मिला दो ना डाटा एनालिटिक्स। आप सोचो ये है हैंड्स ऑन कोर्स, तो ये आपको सीखना कराएगा। तो सर लेट्स सपोज इन दोनों में से हमने ये कोर्स कर लिया, अब ये कोर्स आपको कहाँ हेल्प करेगा? अगर आप हैंड्स ऑन कोर्स नहीं करते और आप लेट्स सपोज ये सारे पेपर पास कर लेते हो, फिर आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा, आपको MSA करना पड़ेगा। MSA अनलॉक करने के लिए एक हैंड्स ऑन कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। तो सोचो जिस बच्चे ने बोला कि मैं C5 1 और 6 करके MSA 1 पढ़ूंगा, अब वो MSA 1 का पेपर दे सकता है? नहीं, अगर उसने हैंड्स ऑन कोर्स नहीं किया।
अब तुमने सीए में एक चीज नोट की, इंटरमीडिएट में क्या होता था, ए लेवल में क्या होता था, इससे पहले प्राइमरी सेकेंडरी में क्या होता था, आपने पेपर पास किया अगले लेवल पे, पेपर पास किया अगले लेवल पे, तो आपका जो फोकस होता था ना वो पेपर को स्ट्रेटेजाइज करने में होता था। यहाँ पे स्ट्रेटेजीज होंगी पेपर को चूज करने की, कि मैं कौन सा सेट ऑफ पेपर्स उठाऊं कि मेरा जो ना सीए जल्द से जल्द आगे बढ़े। सही है, लेट्स सपोज एक बच्चा है, वो कहता है कि पहले मैं क्या करूंगा, इंटरमीडिएट ए लेवल के रिजल्ट का वेट करूंगा, फिर उसके बाद मैं सीए स्टार्ट करूंगा। उसने क्या किया, अपने 3 से 4 महीने छोड़ दिए, जाया कर दिए, क्योंकि वो रिजल्ट अवेटेड होके पेपर स्टार्ट कर सकता था। सही है, तो यहाँ पे उसने 3-4 महीने बचा है। उसके बाद क्या होता, उसके बाद आपके पास एक आता है ट्रांजिशनल गैप। लेट सपोज आपका जो है वो जो इंटरमीडिएट वाले दिसंबर में पेपर देंगे, तो उनकी कैप की अटेम्प्ट क्या होगी, या तो मार्च होगी या सितंबर होगी। सर मार्च में 3 महीने, सितंबर में 9 महीने। अभी बच्चे घबरा के बोलते हैं मैं सितंबर में पेपर दूंगा, तो उसने स्ट्रेट अपने 3 महीने जाया कर दिए। वो क्या प्लान कर सकता था, वो ऐसा कर सकता था, फास्ट ट्रैक में कोई 1 या 2 पेपर पढ़ सकता था, मार्च में बेयर हो सकता था। तो गलत प्लानिंग की वजह से उसने 3 महीने और बढ़ा दिए। फिर कैप में क्या था, उसके पास जो 4 साल का कॉम्बिनेशन था, उसने गलत कॉम्बिनेशन बना लिया, जिसकी वजह से वो आगे ट्रांसलेट नहीं कर पाया, मॉड्यूल बी में, सॉरी अपने ग्रुप बी में ट्रांसलेट नहीं कर सका, फिर 6 महीने जाए हुए। फिर उसने हैंड्स ऑन कोर्स टाइमली नहीं किया था, फिर 6 महीने जाए हो गए, क्योंकि आर्टिकलशिप आती है हर 6 साल, हर 6 महीने बाद आती है। तो लेट्स सपोज मार्च से लेके जून तक आर्टिकलशिप आई। अब उसमें हुआ ये कि उसने हैंड्स ऑन कोर्स कंप्लीट नहीं किया था, मैंने बताया हैंड्स ऑन कोर्स में मिनिमम 3 महीने लगते हैं। तो उसको एहसास हुआ इस बात का, उसने हैंड्स ऑन कोर्स स्टार्ट किया, हैंड्स ऑन कोर्स स्टार्ट करते करते उसका जून निकल गया। तो अब इंडक्शन कब आएगी, दिसंबर में, 6 महीने जाया हो गए। फिर उसके बाद सीए फाइनल पे आ रहा है, सीए फाइनल में क्या, वो जो 1 साल का गैप था जिसमें किसने सवाल पूछा था उस पेपर में पढ़ सकते हैं 1 साल में, तो आंसर इज यस। ये जो 6 पेपर्स है ना, बच्चे पता है क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये 6 के 6 पेपर 1 साल में पढ़ लेते शुरू के, या कम से कम 4 पेपर पढ़ लेते हैं। पता है क्यों, क्योंकि जब पेपर्स आना शुरू होते हैं ना, तब सुनो पेपर्स भी होते हैं, आर्टिकलशिप में जॉब पे जाते ना, ऐसे तुम ना बोलेंगे बेटा आओ बैठो पढ़ाई करो, ऐसे नहीं, वो काम करवाएंगे। सही, तो काम भी कर रहे होगे, पेपर्स भी पढ़ रहे होगे, क्लासेस नहीं लोगे क्या, क्लासेस भी ले रहे होगे और पेपर देने भी जाओगे, तो सोचो कि कितना वर्कलोड होगा। सर ज्यादा बेहतर नहीं, थोड़ा सा बैकवर्ड डिवाइड कर दूं मैं वर्कलोड को। तो ये, और फिर क्या अल्टीमेटली क्या कि अगर आपने सीए फाइनल के पेपर पढ़ लिए, हैंड्स ऑन कोर्स नहीं किए, तो आपका ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो देखा, हर चीज दूसरी से कनेक्टेड है। तो अगर आपको प्लानिंग करनी होगी, स्ट्रेटेजीज बनानी होगी ना, तो आपको डे 1 से करनी होगी। ये जो डिवाइस नहीं करते ना, मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, जब मैं बताता हूँ सीए होता है मिनिमम 5.5 साल का, उसमें आप 1 से 1.5 साल जोड़ लो लोगों की गलत प्लानिंग। बोलोगे सर आप मजाक कर रहे हैं, 1 से 1.5 साल जोड़ लो गलत प्लानिंग का। मैं आज यहाँ खड़ा हूं ना, मैं तुम्हें अपना मोबाइल खोल के दिखा दूं ना यहाँ पे, तो मेरे पास कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हैंड्स ऑन कोर्स टाइमली नहीं किया था। ICAP ने हैंड्स ऑन कोर्स करने के लिए 1 साल से कहा हुआ है करने को, उन्होंने टाइमली नहीं किया हुआ। अब पता है उनकी इंडक्शन पे बात आ गई, जो बच्चे इंडक्टेड हो गए, अब लेट सपोज मैंने क्या बोलता है, हैंड्स ऑन कोर्स के बगैर इंडक्शन नहीं हो सकती, ये कहा था मैंने, लेकिन 1 साल का रिलीफ दिया था ICAP ने, अब वो रिलीफ खत्म होने वाला है। जैसे ही 31 अगस्त होगी ना, जिन बच्चों की इंडक्शन है ना, वो इंडक्शन कैंसिल हो जाएगी। तो तुम खुद सोचो कि मैं तुम लोग सीए स्टार्ट नहीं किया, मैं तुम लोगों से क्या कह रहा हूँ, प्लान करो। वो बच्चे सीए के मिड में और वो प्लानिंग नहीं कर रहे, उसका मतलब है कि सर चांस हो सकता है कि 1 से 1.5 साल नॉन प्लानिंग की वजह से सीए डिले करता है। तो सर किसको ब्लेम करें, सीए को। फिर दूसरा, बच्चे की अपनी नॉन सीरियसनेस, पीआरसी पढ़ते हैं पागल हो जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है, तो उसके 6 महीने लगा लो या 1 साल लगा लो। या फिर जो है ना पीआरसी में सही से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि यार पीआरसी बहुत आसान है, पढ़ते ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ यार, अगर बंदा पढ़ेगा ही नहीं ना, तो वो जितना आसान भी पेपर हो ना पास नहीं कर सकता। इवन मैं अपनी बात करूं ना, मैं लेट्स सपोज 6 महीने नहीं पढ़ा था पीआरसी 5 या 1 साल नहीं पढ़ा था, तो देयर इज अ चांस कि मैं भी पेपर फेल करके आ सकता हूं। एक बच्चा तुम में से किसी का अगर स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छी हो, लेकिन अगर स्पोकन इंग्लिश अगर वो 1 साल नहीं बोले, मेरे साथ हुआ है ये। जब मैं कॉर्पोरेट साइड पे था तब जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया एकेडमिक साइड पे, यहाँ पे एडमिन से बात की इंग्लिश में, तो मेरी स्पोकन इंग्लिश चली गई, लेकिन जैसे टीचिंग शुरू की वापस से आ गई। तो कहने का मकसद है जिसको आप प्रैक्टिस नहीं करते ना, वो नहीं आती, तो जो पढ़ता है नहीं तो वो तो फेल करेगा। इंटरमीडिएट में नहीं बताया, इंटर कॉमर्स कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरे दोस्त का मतलब पेपर देने नहीं आया यार, मैं भूल गया था, मतलब पेपर देना भूल गया। तो यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं, पान की दुकान पे बैठे होते हैं, बोलते हैं यार वो पेपर दिया नहीं, तो बोलते हैं हाँ यार वो बिजनेस देखना था तो उसने मैं पेपर देने नहीं गया, तो इसकी वजह से परसेंटेजेस गिर जाती हैं। फिर हाँ, लास्ट एक फैक्टर ये होता है जिसमें पेपर डिफिकल्टी ऐसा सेट कर दिया जाता है कि जिसकी वजह से बच्चा फेल होता है। तो एक तीसरा हिस्सा है, चौथा हिस्सा कह लो, जो ICAP पे ब्लेम किया जा सकता है। बाकी जो 3/4 या 2/4 हमारा रीजन होता है जिसकी वजह से हम फेल हो रहे होते हैं।
तो उसकी वजह से ड्यूरेशन बढ़ जाता है। तो सर मिनिमम इट्स 5.5, लेकिन अगर थोड़ी बहुत 19-20 हो जाए तो इट्स 6 और 6.5 सही है। ज्यादा से ज्यादा अगर आपकी अपनी गलतियां है ना तो 6.5, अगर पढ़ने वाले और बीच में प्लानिंग वगैरह में गलतियां करते ना तो 6.5, इससे ज्यादा नहीं जाता है। सही है। वर्ल्ड ग्लोबल एवरेजेस भी कहते हैं इट्स 7, एवरेज है 7। तो सर मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि इज इट वर्थ इट, कि अगर लेट्स सपोज किसी बच्चे का सीएस 6.5 साल की ड्यूरेशन होता है तो इज इट वर्थ इट? आंसर इज यस और नो। तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग यहाँ पे आए ना सी के बारे में मालूम करने के लिए, तो कुछ तो बताओ इसके बारे में। ये तो पता होगा ना डिफिकल्ट है, ये भी सुना होगा 10-10 साल में नहीं होता, सुना है कि नहीं? किसने किसने नहीं सुना? किसी करने में 10-10 साल भी लग जाते हैं, सबने ही सुना है। सही है। तो फिर क्यों आए तुम लोग यहाँ पे? वैसे बात है, जब सुना है कि 10 साल में हो सकता है तो देयर अ चांस अल्लाह ने अगर तुम लोगों के साथ भी हो सकता है, फिर क्यों आए यहाँ पे? रिवॉर्ड की वजह से है ना, रिवॉर्ड की वजह से है। तो मेरा सवाल ये था, इज इट वर्थ इट? द आंसर इज यस। क्योंकि तुम देखो ना, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप लेट्स सपोज बीबीए प्लस एमबीए या बीएस प्लस एमएस करते हो तो इट टेक्स 6 years टू इट, राइट? 6 साल लगते हैं। तो मुझे बता दो मार्केट में क्या उनकी जो है ना वर्थ है, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्या वर्थ है? सर वर्थ क्यों हो गई? 2 वजह की वजह से। एक, वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, मुझे ब्लंट होना पड़ेगा, और दूसरा सप्लाई। हर गली में तो यूनिवर्सिटी है, हर बच्चा तो पास हो रहा है, हर यूनिवर्सिटी में 100% रिजल्ट। अबे 100% रिजल्ट है, कोई फेल नहीं हो रहा, तो सब मार्केट में निकल गए, तुमको जॉब कहां से मिलेगी? तो सर आप सब मतलब आप मुझसे पूछो क्या जबरदस्ती फेल करें? नहीं भाई, आप कम से कम प्रॉपर चेक तो करो। क्या तुम्हें लगता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हर बच्चा पढ़ाई करता होगा? पास कैसे हो जाता है? तो तुम उसके गलत कर रहे हो ना। मैं पता क्या कहता हूँ, सुनना, कि कोई मुझे मेरी गलती बता के बिठा दे उसी क्लास में, ज्यादा बेहतर है। देखो अगर एक बच्चा फेल होता है ना, क्लास में बैठा हुआ, सीए का स्टूडेंट, सीए का स्टूडेंट कहलाता है। 24 साल का लड़का है, 23 साल का लड़का है, वो सीए फाइनल में, वो क्या लगा है? स्टूडेंट है। लेकिन 24 साल का लड़का है, उसने बीबी और एमबीए करके मार्केट में ना, तो पता क्या बोलेंगे? यार ये आदमी, ये जॉबलेस बंदा है, ये अनएम्प्लॉयड बंदा है। तो ज्यादा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी भी जॉबलेस बंदे को ना उनकी फैमिली भी मौका नहीं देती। अब बच्चा लेट्स सपोज गलती कर जाए और एट द एज ऑफ 24 वो करके निकले, उसको पता चले जो भी मैंने पढ़ा वो सब वेस्ट हो गया, तो क्या अपने घर पे बोल सकता है कि यार एक काम करो कि मुझे ना थोड़े से पैसे और दो, थोड़ा सा टाइम और दो, मैं कोई और क्वालिफिकेशन परस्यू करके ना कमाना शुरू कर दूंगा? घर वाले बोलेंगे बेटा कमाना शुरू कर दो, तो मौका नहीं मिलता वापस। तो कम से कम यहाँ पे ये है कि आपके पास ये शेल्टर रहता है कि जब तक आपने वो चीज को पढ़ा नहीं ना, तो इसका मतलब है कि आप पास नहीं करोगे। पास नहीं करोगे तो इसका मतलब है ज्यादा बेहतर है कि उसी क्लास में रह जाओ। लेकिन इंशाल्लाह तुम लोग पास कर जाओगे। मैंने बताया ना कि एक रीजन क्या, प्लानिंग का। अगर तुम प्लानिंग सही कर लोगे ना, तो इसका मतलब है कि 1.5-2 साल तुम्हारे वैसे ही बच जाएंगे, सही 5.5 से नजदीक आ जाओगे। और दूसरा क्या है कि अपनी चीजों को जो है ना तरीके से लेके चलो। जो आपके पेपर्स हैं, जिस तरीके से प्लानिंग सिर्फ इसमें थोड़ी होती है, जो मैंने आपको बताई, प्लानिंग पेपर्स के अंदर भी होती है। अपनी डेफिशिएंसीज वगैरह पे काम करो। इस चीज में जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उसको इसमें फायदा होता है। कितने यहाँ पे ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं? कितने ऑनलाइन ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं? मैं भी सवाल पर आ रहा हूँ, मैं भी सवाल पर आ रहा हूँ। कितने ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं? सही है, ये हमारे पास ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं। मैं हूँ, मुझे 1 मिनट का ब्रेक दीजिएगा, मैं जरा आता हूँ। तो जो ए लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके जो समझे कि एकेडमिक्स बहुत अच्छे होते हैं, उनकी ब्रॉटअप, उनकी नर्चरिंग बहुत अच्छी होती है। उनको जो है वो नॉवेल्स पढ़ाया जाते हैं, वो नॉवेल्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, तो उनके पास वो जार्गन, वोकैबुलरी, वो अंडरस्टैंडिंग, वो रीडिंग पावर आ जाती है। हम अनफॉर्चुनेटली जो इंटरमीडिएट वाले होते हैं, और खासतौर पर हम जो कॉमर्स वाले होते हैं, वो तो बेचारों के साथ पहले से नाइंसाफी हो रही होती है कि होता ये कि पहली क्लास में, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा होता है और तुम लोग भी इस चीज से एग्री करोगे कि कुछ कुछ कोर्सेज हैं, जैसे उर्दू का कोर्स है, टीचर पहली क्लास में आता है, आपको बताता है कि भाई आपके पास लेट्स सपोज 12 चैप्टर है, जिसमें से कहता है कि भाई ये जो 6 चैप्टर है तो माइनस कर दो, कभी जिंदगी में कुछ नहीं है। फिर जो 6 चैप्टर बचते बताते हैं कि ये जो 2 चैप्टर है इसमें से बहुत सवाल आते हैं। उसमें से बताते हैं जो 2 चैप्टर्स है ना, उसमें से ये वाले चैप्टर है, इसमें ये सवाल तो हर साल आता है। सर 12 चैप्टर का 1 चैप्टर कर दिया, मतलब भाई तो शुरू ही खत्म हो गया है। तो ये वाला सीन हो गया। तो ये है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर हम भी तो साइंटिस्ट हैं, हम पास पेपर खोलते हैं। हम पास पेपर बोलते हैं, अच्छा अच्छा ये शायरी पूछा गया हर बार,
तो हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज उसमें होता है कि शायराना खुसूसियात लिखनी होती है शायर की, तो शायर तो भाई गालिब भी है, मीर तकी मीर भी है, मीर दर्द भी है, तो हम लोगों के पास बहुत शायर होते हैं। हम क्या करते हैं, पेपर में आते हैं वही 4 घिसे पिटे, तो उस 4 में से भी एक आता है गालिब, तो हम लड़के क्या करते हैं, गालिब करके जाते हैं, देयर चांस कि तुम 4 में गालिब हो ही ना। अगर आप 2-3 करके जाते तो ये होता है कि मीर तकी मीर मीर, तो हम लड़के पता क्या करते हैं, हम गालिब करके जाते हैं और लेट्स सपोज गालिब आया ही नहीं, तो हम पता क्या करते हैं, हम सिर्फ जहां जहां गालिब वर्ड होता है ना वहां पे उसको चेंज करके मीर तकी मीर बना देते और वही खुसूसियात छाप देते। और पेपर पढ़ने वाला भी अंधा होता है, वो पेपर पढ़ता नहीं है, चेक नहीं करता और हम लोगों को पास कर देता है और हम लोग इंटरमीडिएट करके आ जाते हैं। जो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है मैं उसको कुछ नहीं कह रहा, देखो हर क्लास में एक बच्चा होता है वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, उसको कोई टेस्ट करे ना करे, बट द थिंग इज इसमें जो मेहनत नहीं करना चाहता उसको तो चोरी का चांस मिल गया, वो तो मेहनत नहीं करेगा। तो आपने उस बच्चे को चांस नहीं दिया मेहनत करने का, तो वो क्या करेगा, वो अनप्रिपेयर्ड आ जाएगा सीए में, फिर वो फेल करेगा। तो डेफिशिएंसीज क्या हो सकती हैं आपकी, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, सही है, स्पीकिंग स्किल्स और लिसनिंग स्किल्स, ये 4 जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं लर्निंग के, इसमें से अगर कोई भी वीक है ना तो आप सीए नहीं कर सकते, तो आपको चारों पे काम करना पड़ेगा। तो सर कैसे काम करेंगे, बचपन से किया है अब तक नहीं हुआ, तो मैं आपको सामने से कह रहा हूँ आपने बचपन से काम नहीं किया। किसी भी स्किल्स को डेवलप करने के लिए 2 महीने चाहिए। तो सर इंग्लिश तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हम क्या कर रहे हैं, सबकॉन्शियसली उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर इंग्लिश को एज लैंग्वेज सीखना चाहते हो ना तो आपको 2 महीने लगेंगे। तो अगर आपको लगता है आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है, आपकी स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं है, अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं ना, अगर अभी से ध्यान लगा लो ना, पीआरसी ना 6 महीने या 4 महीने 3 महीने, इसमें अपनी डेफिशिएंसी पे काम कर लो। हर बंदे को पता है दिल में या क्लास में बैठा हुआ क्या मेरी क्या कैपेबिलिटीज जो है ना वो इतनी डेवलप्ड नहीं है, कर लो। आपके पास चांस है सीए करना है ना, वो रिवॉर्ड चाहिए ना जिसके लिए तुम यहाँ बैठे हुए, उस रिवॉर्ड की भी बात करेंगे। फिर दूसरा, ये तो हो गया आपके पास। फिर दूसरा होता है आपके पास जो है ना 3 आपके पास ऐसी चीजें हैं जो स्किल सेट्स हैं जो आप अपना के एक कंसिस्टेंटली एक रूट प्लान कर सकते हो। एक होता है आपके पास कंसिस्टेंसी, सही है, एक होता है आपके पास कमिटमेंट, एक होता है आपके पास प्लानिंग, सही है। कंसिस्टेंसी क्या होता है, कंसिस्टेंसी ये होता है कि आप अपने शेड्यूल में, आपने डेली शेड्यूल में ना 2 या 3 घंटे ऐसे बांध लो जिसमें आपने सिर्फ पढ़ाई करनी और पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना। तो देखो इसमें ये होता है कि आपका डिसिप्लिन आ जाता है, आपकी कंसिस्टेंसी आ जाती है, आपका जो है वो पूरा रोड मैप तैयार होना शुरू हो जाता है, प्लानिंग काम करना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीजें उसमें होना शुरू हो जाती है। कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इसकी छोटी सी एग्जांपल ऐसा होता है कि लेट सपोज अगर आप जो है दिन में 2 घंटे पढ़ सकते हो या 3 घंटे पढ़ सकते हो, जितनी जिसकी सलाहियत, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर वो एक दिन नहीं पढ़ता तो अगले दिन उसको कितना पढ़ना पड़ेगा कवर करने के लिए, तो ऐसी बात उसका डबल। तो जो बंदा 2 घंटे पढ़ सकता है अगले उसको 4 घंटे पढ़ना पड़े तो वो तो नहीं पढ़ेगा। फिर क्या होगा, वो उस दिन भी नहीं पढ़ेगा, फिर क्या होगा, अगले दिन हो जाएगा, फिर और हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, 4, 5, 6, फिर एक वक्त ऐसा आ जाएगा आपके पास 24-25 घंटे का बैकलॉग जमा हो जाएगा। तो क्या टाइम ट्रेवल करोगे कि एक दिन पीछे चले जाता हूँ, फिर तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है, अपने फेल्योर के लिए प्लान करना शुरू करता है। सर मुर्तुजा कहते हैं यहाँ पे हमारे फोन है, वो हमेशा कहते हैं क्या, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। अगर आप प्लान ही सही नहीं करते ना तो आपकी इंप्लीमेंटेशन खराब होगी और इट लीड्स यू टुवर्ड्स फेलियर। तो ये एक इनएविटेबल ट्रुथ है जो कि सबको जो है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्लानिंग बहुत जरूरी है। एक प्लानिंग मैंने आपको बताई पेपर सिलेक्शन की, एक प्लानिंग ये भी तो होती है कि अपने पोर्ट को किस तरीके से डिवाइड किया जाए। तुम लोग करते हो ना अक्सर, खवातीन जो इसमें बड़ी अच्छी स्किल्स रखती हैं कि उनकी जो बुक होती है ना वो रेनबो कलर की होती है, वो कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही होती है। वो रेनबो कलर का मतलब ये होता है अलग अलग हाईलाइटर्स होते हैं कि यार लेट्स सपोज ऑरेंज का मतलब ये है कि मुझे रिवाइज करना है, येलो का मतलब ये है कि मुझे रीड करना है, रेड का मतलब रेड तो नहीं होता, खैर पिंक वाला जो हाईलाइटर होता है उसका मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है। तो वो क्या कहते हैं प्लान करते हैं, उसका मतलब है कि जो हाईलाइटर रहेगा ना उसका मतलब ये है कि मुझे उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना है। तो एक दफा की मेहनत अगली बार आपको फायदा है। फिर दूसरा सेपरेटर्स होते हैं, कलरफुल सेपरेटर्स होते हैं कि यार ये चैप्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, चैप्टर यहाँ शुरू हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लड़के पहले खोलते 140वां पेज आ जाता है, फिर 120 पेज आ जाता है। तो ये कुछ सेपरेटर हेल्प करते हैं, एक दफा की मेहनत है, एक दफा प्लानिंग कर लो। मैं तो ऐसी प्लानिंग करोगे जब तुम्हारा दरवाजा खोलने ना लगे क्राइम सीन है, बड़ा सा बोर्ड लगा है, तस्वीरें लगी हुई है, जिस धागों से मैप आउट किया हुआ है, प्लानिंग ऐसी करो। तो कोर्स की प्लानिंग हो सकती है, माइक्रो लेवल पे प्लान कर सकते हो कि कौन सा एरिया थ्योरेटिकल है, कौन सा टेक्निकल है, किसमें कितने घंटे लगाने चाहिए। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा पेपर पास होगा। ये अब इंटरमीडिएट और ए लेवल नहीं है कि जिसमें आपको क्या पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, आपको पढ़ने के साथ प्लान भी करना है कि किसकी क्या सिग्निफिकेंस है, किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे 100% कोर्स कवर करना होता है। तो ये कुछ चीज है जिसकी वजह से आपका सीए आसान हो जाता है। वो जो मैंने कहा ना 7 और 5.5, इसमें क्या करोगे 5.5 के नजदीक आना शुरू कर दो। बट इफ इट्स
6.5 आई थिंक इट इज वर्थ इट। अब इट इज वर्थ इट पे बात करते हैं, आप शुरू करते हैं। तो ये जो है बेसिकली हमने सारी बातें की सीए की डिफिकल्टी लेवल की। तो मैंने आपको बताया कि जो पीआरसी लेवल था वो था 65 से 75%। फिर मैंने बात की कैप की, कैप मैंने कहा 40%। सीए फाइनल पर आ जाओ, तो सीए फाइनल में ये होता है कि जो आपके पास सीफैप और एमएस है ना, तो यहां तक आते आते ना आपके पास तकरीबन 10% बचता है, 5 to 10%। अगर 100 बच्चों ने सीए शुरू किया होगा ना, तो उस लॉट में से यहाँ पे 5 बच्चे पास करेंगे सीए। तो ये इसका डिफिकल्टी लेवल है। बट द थिंग इज कि अगर आपको इस पर्सपेक्टिव से सोचोगे, आप बोलोगे यार मैं 5 बच्चों में नहीं आऊंगा, तो पहली बात है ये तो पेसिमिस्टिक सोच है। लेकिन रियलिटी भी तो यही है कि भाई पॉसिबिलिटी है मैं 95% में फॉल करूं। तो देखो, एक तो पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि चलो ठीक है, आपने ऑप्टिमिस्टिकली सोचा मैं 5% पे आऊंगा, लेकिन एक पर्सपेक्टिव ये भी है मैं 5% में नहीं आऊंगा। तो सर एक बात बताओ, तो जो अगली लॉट होगी उसमें तो आ जाओगे। जो पहले वाले पास किए थे वो 5 थे, लेकिन जो अगली लॉट वाले होंगे तो तुम्हें क्या लगता है वो भी 5 होंगे? नहीं, वो फिर 10-15 होंगे। तो सीए का पासिंग परसेंटेज जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो बढ़ना शुरू कर देता है। फर्स्ट जो लॉट होती है ना, उसका पासिंग परसेंटेज होता है 5%, 3%, 7%, लेकिन आगे बढ़ना शुरू कर देता है। जो फेल होगा वो क्या पास करने की कोशिश नहीं करेगा, वो क्या बोलेगा बस मैं मर गया, मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। पास करने की कोशिश करेगा ना। तो जो पीछे वाले बच्चे होते हैं ना, वो फिर आगे जाके पास कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली सीए की रियलिटी है जो आप लोगों को बतानी थी कि अभी हमारे पास एनरोल्ड स्टूडेंट होंगे पूरे सीए में, तकरीबन समझो कि 20,000 होंगे पूरे पाकिस्तान में। तो हर साल जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं वो बनते तकरीबन समझो 500-600 बच्चे चार्टर्ड, सॉरी 600-700 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। 600-700 बच्चे हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। दिस इज 2023। और अगर लेट्स सपोज मैं तुम्हें 1993 में लेके जाऊं, तो मैं तुमसे ये कहता कि हर साल 7 से 8 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जैसे जैसे सीए आगे की तरफ ग्रो किया है ना, तो आपके पासिंग परसेंटेज बढ़ना शुरू किए। पहले सीए पता है क्या होता था? पहले बोलते थे कि 1% रिजल्ट है, 0.5% रिजल्ट है, 0.25% रिजल्ट है। अब तो बहुत परसेंटेज बेहतर हो गई। पहले होता था 100 में से आधा बच्चा पास कर दो, तो ये था। अब तो बहुत बेहतर हो गया। तो ऑल यू नीड टू डू इज टू स्ट्रेटेजाइज, प्लान एंड बी कंसिस्टेंट। तो ये चीज है। अब मैं कंसिस्टेंसी की बात करता हूँ, कमिटमेंट की बात करता हूँ। कमिटमेंट क्या होती है कि कमिटमेंट उसके साथ हो जाती है, सीए के साथ नहीं होती है। अब इसमें होता ये है कि लेट्स सपोज आपके हाथ में मोबाइल है, सही है, आपने कहा कि यार एक काम करता हूँ कि थक गया हूँ पढ़ते पढ़ते, काम करता हूँ थोड़ा सा फेसबुक स्क्रॉल कर लेता हूँ, वो वकास भाई और सैद भाई वाली वीडियो देख लेता हूँ फ्लिप करने वाली, और 3-2-1 पिल्ले वाली वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ना शुरू हो जाऊंगा। ठीक है, तो होता ये है कि आपने वो वीडियो देखी और आपने पढ़ना शुरू कर दिया। फिर आपने इंटरनेट खोला और आपने ना ऐसे आपके पास एक साइंटिफिक एक फैक्ट आया जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वो साइंटिफिक फैक्ट ये लिखा हुआ था कि अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो दिन में, और उसमें पढ़ाई के वक्त अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हो, तो प्रोडक्टिवली आप आधा घंटा पढ़ते हो। तो बोलते हो नहीं नहीं यार, मैंने तो सिर्फ 10 मिनट मोबाइल यूज किया था, ये क्या हो रहा है? तो आपको ये पता चलता है कि इट प्लेज गेम्स ऑन योर माइंड। वो क्या करता है कि आपको लगता है आपने 10 मिनट मोबाइल यूज किया है, लेकिन आप उसमें खो जाते हो, एक इल्यूजन क्रिएट होता है, और आप उसमें आराम से अपना ना 1-1.5 घंटा जाया करते हो। तो ये होता है। आप सोचो एक दिन के इस एतबार से देखे, स्कोप में देखे, तो चलो यार आधा घंटा तो पढ़ा। लेकिन अगर आप लेट्स से पूरे हफ्ते पढ़ते हो, तो अगर आप 6 दिन पढ़ते हो, तो 6 दिन का मतलब ये है कि 12 घंटे। तो 12 घंटे आप बैठे पढ़ने के लिए, और आपने पढ़ा कितना इफेक्टिवली? 3 घंटे। अगर आप उसको पूरे सेमेस्टर से मल्टीप्लाई करो, आप उसको पूरे सीए से मल्टीप्लाई करो, तो उसका मतलब ये है कि प्रोडक्टिवली आपने सिर्फ 1.5 साल पढ़ा, 7.5-4 साल पढ़ा ही नहीं। तो ये कुछ इस तरीके का सीन है कि अगर आप पढ़ो ना, तो कमिटमेंट का मतलब ये है कि इसको बंद करो बोरे में और इसको कमरे से बाहर फेंक दो, ताकि ना बचे ना इसकी कोई आवाज है। तो आइसोलेशन में स्टडी सबसे बेहतरीन होती है। जो लोग ग्रुप डिस्कशन में पढ़ने के आदी होते हैं, तो इससे बड़ा कोई डिस्ट्रैक्टर मौजूद नहीं है। एक मेरे ऐसा कॉमेडियन क्लास में होता है, हर थोड़ी देर बाद जुगत मारनी। तो आपको लग रहा होता है कि बड़ा मजा आ रहा है, बड़े खुशी से पढ़ रहे हैं। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि अगर लेट्स से तुम 6 घंटे की ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो 6 घंटे में से 4 घंटे तुमने हंसी का मजाक बढ़ा दिए कि पहले आधा घंटा पढ़ा, उसके बाद कोई जोक आया, कोई तफरी आई, फिर उसकी बात इसकी बात, फिर चलो निहारी खाने चलते हैं, फिर वो खा कर आए, फिर बैठे, फिर पढ़ने शुरू किए, या बहुत थक गए 6 घंटे से पढ़। तो 2 घंटे ज्यादा बेहतर था, घर पे 2 घंटे पढ़ लेते, और 4 घंटे क्या था, तुम इबादत कर लेते, सो जाते, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लेते, अपने को फ्रेश कर लेते। तो ये होती है आपके पास प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और कमिटमेंट। तो ये 3 चीजें प्लस आपके जो 4 लर्निंग कैपेबिलिटीज थी ना, लर्निंग कंपोनेंट्स थे,
रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। तो इस तरीके से जो है सीए का आपका ड्यूरेशन जो है इंशाल्लाह कम से कम में कवर हो जाएगा, बट सीए इज वे टू डिफिकल्ट, डोंट टेक इट लाइटली, इसको सीरियसली लोगे तो पास कर जाएगा। सर इतनी एफर्ट्स क्यों? सही है, तो आते हैं इसके बेनिफिट्स पे। मैं अभी जितने भी सवाल आते हैं उनके जवाब दे रहा हूँ, असल में एक रिदम चल रहा है ना, उसको फॉलो कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं इसके बेनिफिट्स पे। अब तुम लोग मुझे बताना अगर तुम्हें कोई चीज गलत लगे, ठीक है, तो मुझे बता देना। इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, जो स्टार्टिंग सैलरी है इट्स 125,000 रुपीज पर मंथ, और ये मिनिमम बता रहा हूं मैं कोई चीज कोशिश करूंगा एग्जैजरेट ना करूं, सही है। तो 125,000 रुपीज पर मंथ। अब तुम लोगों से सवाल है, पाकिस्तान में कोई ऐसी क्वालिफिकेशन बताओ जो उसको आप 4, 5, 6 साल के पढ़ने के बाद अगर आपको स्टार्टिंग सैलरी 1.25 लाख रुपए मिल जाए। जी है कोई? है तो बता दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। किसी ने सुनी कोई क्वालिफिकेशन ऐसी? अगर नहीं है तो ना बोलो, है नहीं है, सही है, 1.25 लाख रुपए, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट की बात करें, ये कॉस्ट करता है आपको, मतलब बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दो ना तो ये आपको कॉस्ट करेगा 7 लाख। कितना करेगा? 700,000, सही है। तो आपको ये 7 लाख रुपए कॉस्ट करेगा। तो अगर सर लेट्स सपोज मुझे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना हो तो मैं क्या करूंगा कि मैं स्टार्टिंग सैलरी को डिवाइड कर दूंगा कॉस्ट से, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, कॉस्ट को अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आंसर आएगा? तो डिवाइड करके देते मुझे, कर लेते ना, काम करते ना कि 125 कितने हो गए? 250, 250 और 250 कितने हो गए? 5 और 125 कितने हो गए? 625, 625 में 125 जोड़ दो कितने हो गए? 750। तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने की सैलरी में, 6 महीने की सैलरी में आपकी पूरी कॉस्ट कवर हो रही है सीए की। कॉस्ट बेनिफिट समझ आया? तो इसको कंपेयर करें किसी और क्वालिफिकेशन से, कोई भी नाम लो मुझे, किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोग्राम बता दो, कोई भी, कोई भी बताओ। किसका? किसका यूनिवर्सिटी? आईबीए। पर सेमेस्टर फीस क्या है अंदाजा? हाँ 3 लाख से ऊपर होगी ना, तो चलो 3 लाख कर लेते, 3 लाख कितने सेमेस्टर होते हैं? 8, टोटल कितने हो गए? कितने हो गए? 24 लाख, ठीक है। 2.4 मिलियन, सही है। 2.4 मिलियन स्टार्टिंग सैलरी क्या होगी इसकी? बिल्कुल सच, जो बोलो। नहीं इतनी भी नहीं होती, थोड़ी सी ज्यादा कर लेते, थोड़ी ज्यादा कर लेते, एक कर लें, एक कर लेते, ठीक है। 1 लाख कर लेते, 100,000 कर लेते। तो ये आंसर डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा? 24। सर इंक्रीमेंट जोड़ दें, चलो इंक्रीमेंट जोड़ देता हूं, वैसे 18 लिखना चाहते हैं, 12 लिख दिया, चलो। तो कहां आपको जो है पूरे 18 महीने या 24 महीने लग रहे हैं टू कवर योर कॉस्ट, कहां आपको 6 महीने लग रहे हैं टू कवर योर कॉस्ट? बात समझ रहे? बेनिफिट है ना यार ये, कि भाई मैं क्या चाहूंगा, तुम एक बिजनेस कर रहे हो तो तुम क्या चाहोगे? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, कम हो? ज्यादा हो, कि मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जो मेरा पहले साल का प्रॉफिट है वो लेट सपोज होना चाहिए, लेट सपोज 2 लाख रुपए। तो उसका मतलब क्या कि 6 महीने में मैंने अपनी रिटर्न इन्वेस्टमेंट वापस ले ली, ऐसे होगा इसका मतलब। तो ये आंसर आएगा ना 2। उसका मतलब है कि 6 महीने में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली। लेकिन अगर लेट सपोज तुम्हारे पास आंसर आता है 1 लाख रुपए, इसका मतलब क्या है कि रिटर्न इन्वेस्टमेंट 1 आई। तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट 1 है, इसका मतलब क्या है कि दूसरे तो बेकार है ना। तो आप क्या चाहोगे कि मेरे पैसे मुझे ज्यादा जल्द से जल्द मिल जाए, यही चाहोगे, हमेशा बंदे का ये दिमाग होता है। तो अकाउंट, ये अकाउंटिंग किसकी फील्ड है? कॉमर्स की है। और कॉमर्स का मतलब क्या होता है? बिजनेस। और बिजनेस में बंदा क्या सोचता है कि जल्द से जल्द मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाए, यही होता है ना सोच। दूसरा मजे की बात, यहाँ पे कमेंट, सीए की सैलरी कितनी, सीए की कॉस्ट कितनी है? 7 लाख रुपए, 700,000। ठीक है, इनका स्टाइपेंड भी तो होता है, स्टाइपेंड भी तो होता है, 3.5 साल का स्टाइपेंड होता है, सही है। स्टार्टिंग स्टाइपेंड कितना है? 20,000 रुपए। एंडिंग स्टाइपेंड कितना है आपके पास? 70,000 रुपए। तो सर अगर एवरेज निकालूं 20 और 70 का एवरेज कितना निकलेगा आपके पास? बनेगा 45,000 रुपीज। चलो एवरेज नहीं निकालते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ, लेट सपोज 30,000 कर लेता हूँ। 30,000 को मल्टीप्लाई करो 3.5 से, क्या आंसर आएगा? 3.5 का कितना हो जाएगा? 42 मंथ्स हो जाएगा। करना सर इसको मल्टीप्लाई हुए 30,000 को, कोई कर देगा मुझे मल्टीप्लाई? हाँ 12,60,000 तो नहीं होते, मेरे ख्याल से इसको 20 से कर दो, 20,000 से कर दो, 20,000 से कर देंगे तो कितना आएगा? 8,40,000 रुपए, 8,40,000 रुपए। कितने पैसे दिए, आए कितने? स्टार्टिंग सैलरी कितनी है? कवर करने में कितना महीने लगेंगे? 0। कॉस्ट तो पूरी हो चुकी है ना,
तो ये क्वालिफिकेशन है। तो सर यहाँ पे भी तो होती है ट्रेनिंग, होती है 7 सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे भी ट्रेनिंग करते हैं, यहाँ पे भी स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, तो 1 साल का स्टाइपेंड है। लेट सपोज आपको स्टाइपेंड मिल रहा है, लेट सपोज 30,000 रुपए में मिल रहा है। 30,000 रुपए है तो 1 साल से मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 3,60,000 रुपए हो जाएगा। तो माइनस करो 3,60,000, तो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अभी कॉस्ट जीरो हो रही है, वहां पे 24 लाख में से 3 लाख माने तो कभी 20 लाख रुपए खड़े हैं सर पे। यहाँ पे कॉस्ट जीरो हो रही है। मतलब सर अगर मैं देखूं ना तो सीए शुरू में आपको कॉस्टली पड़ सकता है, बाकी के मुकाबले तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जेब पे कुछ भी पैसे जा रहे हो तो कॉस्टली तो होगा ना वो। लेकिन सीए अपना फाइनल में एंटर होते ही ना आपका सीए फ्री हो जाए, 2 साल के पैसे हैं। और सर ये जो 7 लाख रुपए में से जो शुरू के 2 साल में आपको देने ना वो 3 लाख रुपए, तो सर समझो शुरू में आपको जो बेसिकली ना रियलिटी में देखा जाए तो आपको आपकी कॉस्ट है 3 लाख रुपए जो शुरू के 2 साल में आपको देना। उसके बाद आपको स्टाइपेंड मिलेगा, सेट ऑफ करते रहना, और आपकी आपकी जो फीस और सारी चीजें उसमें निकल जाएगी और आपके पास जो है ना जीरो कॉस्ट हो जाएगी, जीरो कॉस्ट हो जाएगी। और उसके बाद स्टाइपेंड मिलेगा। सर स्टार्टिंग सैलरी आपकी 1.25 लाख रुपए और ये आपकी मिनिमम सैलरी है। बात समझे? तो ये आपके पास एक बेनिफिट ये आ गया। एक और बेनिफिट, अल्लाह का शुक्र है 100% एम्प्लॉयबिलिटी, या किसी क्वालिफिकेशन में नहीं। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ना भाई, जिसमें हम 4.5 साल लगाने को तैयार हैं, इंशाल्लाह 5.5 साल, लेकिन हमें वो कहते हैं ना कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड एक्सपेक्ट फॉर द वर्स्ट, तो ये एक्सपेक्टेशन वाली बात ही चल रही है। तो सर मैं अगर इसकी एम्प्लॉयबिलिटी एक्सपेक्टेशन की बात करूँ 100%। कोविड आया था, सबसे वर्स्ट टाइम था हमारे कोविड में, ये इकोनॉमी में। तो उस वक्त ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जॉब नहीं मिली, कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, तो क्वालिफाई तो कर रहे थे कोविड में भी, तो सर उनका क्या हुआ, घर पे बैठे नहीं। जिस फर्म में अगर आप अपने सारे पेपर पास कर लेते हो और आपके आर्टिकलशिप खत्म हो जाते हैं, सारे पेपर पास कर लेते हो, क्या स्टाइपेंड है 70,000 रुपए, उस वक्त 60,000 62,000 हुआ करता था। तो सारे पेपर पास कर लेते हो 62, लेकिन जब आर्टिकलशिप भी खत्म हो गई, भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना, देखो लेट सपोज जो 2.5 साल बचे थे, 1 साल तो विदाउट पेपर्स था, अगर मैं 6 महीने में लेट सपोज जो है वो 3 पेपर पास करता हूँ, तो जब मैं 6 महीने में 3 पेपर पास कर लूंगा 2 साल बचेंगे, 6 महीने में 3 पेपर पास कर लूंगा 1.5 साल बचेंगे, 6 महीने में 2 पेपर पास कर लूंगा कितना बचेगा 1 साल। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पेपर पास हो गए, आर्टिकलशिप बच गई, तो मुझे यहाँ पे क्या स्टाइपेंड मिल रहा होगा 62,000। लेकिन सर एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि लेट्स सपोज मेरी आर्टिकलशिप भी खत्म हो गई पूरी, फिर मुझे क्या पैसे मिलेंगे अगर मुझे किसी कंपनी में हायरिंग नहीं मिलती, तो उस वक्त जो मैं अमाउंट बता रहा हूँ ना कोविड के वक्त, वो थी 80,000 रुपीज। तो सर अगर आपको कोई कंपनी नहीं हायर करती ना देन एंड देयर, तो आपको फर्म ऑप्शन देती है आप यहीं पे कंटिन्यू कर लो, आपको निकाला नहीं जाता। अल्लाह का शुक्र है कि सीए वाले जो ना घर पे नहीं बैठते, अल्लाह का शुक्र है। तो एम्प्लॉयबिलिटी 100% है। तो मुझे कोई क्वालिफिकेशन बता दो, मुझसे पूछोगे मैं तुम्हें 500 केसेस बता सकता हूँ जिसमें बेचारे बेहतरीन स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटीज के और वो घर पे बैठे हैं अभी तक। तो ये 100% एम्प्लॉयबिलिटी सही है। तो मैंने बताया इसकी स्टार्टिंग सैलरी सबसे हाईएस्ट है, सही है। उसके बाद मैंने आपको बताया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके बता दिया, कॉस्ट जीरो करके बता दी, दूसरा फायदा बता दिया 100% एम्प्लॉयबिलिटी है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ये कॉस्ट शुरू में बहुत कम है और आगे जाके है ही नहीं, सही है, और 100% एम्प्लॉयबिलिटी। अगर बात करते हैं ग्लोबल एक्सपेक्ट की बात करते हैं, तो हाँ तुम मुझसे सवाल पूछोगे मैं जवाब पहले दे देता हूँ, ACCS बेटर देन CA ग्लोबली, फार बेटर देन CA। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक चीज थोड़ी सी बेहतर है तो एक चीज थोड़ी सी कम है तो ये खराब हो गई, ये इसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अपने स्टैंडिंग पे ये 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, सही है। टोटल नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने हैं पाकिस्तान में? टोटल नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है 13,000। कितने? 13,000, जिसमें से 9,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्टिव है। सर एक्टिव का मतलब क्या है कि ये काम करने लायक है या जिंदा है, सही है। जाहिर सी बात है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत पुराना है, तो 4,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में से कुछ जो है वो दुनिया में नहीं होंगे या फिर वो काम करने के लायक नहीं होंगे, सही है। तो ये 9,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, इसमें से 30% वर्कफोर्स अब्रॉड में, यानी कि 2,700 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अब्रॉड में। सर 2,700 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी कि 30%, किसी का भी तुम कोई और क्वालिफिकेशन उठा लो उसमें देख लो 30% वर्कफोर्स के बाहर काम कर रही है, नहीं। और सर ये बहुत सारे मुल्कों में, सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, मैं आपको ग्रुप में लिस्ट भेज दूंगा, आईकेएफ की तरफ से लिस्ट है, क्योंकि नंबर कम है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, 9,000 है, 9,000 ट्रेसेबल है। अब मैं बोलूंगा हमारे पास जो है ना तकरीबन कोई 5.5 लाख या 10 लाख MBAs है, कहां से ढूंढोगे? ये तो ट्रेसेबल है ना। तो 9,000 के 9,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के आगे आपके पास लिस्ट है, उनमें बता दिया कि किसने कब चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया था, सही, कौन सा किस मुल्क में बैठा हुआ है, किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है,
और दूसरी बात क्या, उसका फोन नंबर भी मौजूद है, तो वो लिस्ट मौजूद है, तो आप देख सकते हो, फोन करके पूछ लो। आप बांग्लादेश में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम उससे पूछो, हाँ हम काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे बात करेगा तुमसे। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास डिप्लॉयड है पूरी दुनिया में। तो ये आपके पास ग्लोबल फिगर मैंने बता दिया, स्टैटिस्टिकली बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा हवा में कि बाद में तुम चेक कर लो, झूठ बोल रहा था। सर एसीसी क्यों बेहतर है? देखो एसीसी ने काम ग्लोबली किया है, तुम जिस चीज की तरफ काम करोगे, जो तुम्हारी यूएसपी बनाओगे, वो तुम उस पर बेहतर होगे ना। तो एसीसी ने काम ग्लोबली किया। एसीसी ने काम किस पे किया कि उसने कहा कि उसने जब ग्लोबल गया था एसीसी है, तो उसने सबसे पहले काम ये किया कि उसने जितने भी मुल्क है ना, उनमें अपनी इंस्टीट्यूशन बनाया, वहां पे उनके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से मिले, और उन्होंने कहा यार एफिलिएट करते हैं, आपस में कॉम्पीट नहीं करते यार। जैसे सपोज हमारा बच्चा एसीसी कर लेता है, तो आप इतने बच्चे में एग्जामिशन दें। अगर आपका बच्चा बीबीए या बीएस या अकाउंट्स एंड फाइनेंस कर लेता है, तो आप जो ना हमारे बच्चों को, आप अपने बच्चों को, हम आपके बच्चों को एग्जामिशन देंगे। उन्होंने यूनिवर्सिटी से, फिर उन्होंने क्या किया कि जितने भी आपके पास एमएनसीज होती है, उनके साथ एफिलिएट किया, कि बोला कि भाई लेट्स सपोज आपके पास जो ना इक्वली कॉम्पिटेंट बच्चे आते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, तो अगर आप डिसीजन मेकिंग में अगर आपको मसला हो ना, तो आप एसीसी को तरजीह दीजिएगा, तो बदले में कोई ऐसी कोई कंसिडरेशन वगैरह हम भी करेंगे, प्रमोट करेंगे सारी चीजें। तो उन्होंने एफिलिएशंस किए, एमओयूज किए, तो वो एमओयूज जो उन्होंने स्पीड में किया ना, तो उसकी वजह से क्या उनको ग्लोबल रिकग्निशन मिल गई। मतलब एसीसी 196 कंट्रीज में रिकग्नाइज्ड है, और ये सीए वाला नहीं, अच्छा वाला रिकग्नाइज्ड। सीए वाले अपनी कॉम्पिटेंसी की वजह से सर्वाइव कर जाते हैं बहुत सारे मुल्कों में, क्योंकि वही वाली बात ना, छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं। कॉम्पिटेंसी हमारी ज्यादा है, सही ना, जो बात है मैंने बताया ना, कॉम्पिटेंसी हमारी ज्यादा है। 21 पेपर हम दे कर आए, 3.5 साल की आर्टिकलशिप हमने की है, 4 हैंड्स ऑन कोर्स हमने किए, दुनिया जहां का हम लोगों ने टेंशनें देखी, फॉर्म लेट बिठा रही है, सीए वाला पेपर पास नहीं कर रहा, सारे मसले मसाले हमने देखे, तो बंदा रेडी है, सही है। दूसरा, सस्ते हमें, एक्सचेंज रेट। तो लेट सपोज अगर तुम एक यूएस के चार्टर्ड अकाउंटेंट को कहोगे तुम एक काम करो भाई, $8,000 में काम कर लो, तो बोलेगा $8,000, तो वो मना कर देगा। और हमारे वाले को बोलेंगे मालिक कहाँ काम करना है बताओ, वो तो $8,000 किसे कहते हैं यार, तुम खुद सोचो। तो वो तो बिल्कुल, क्या मैं इस्तेमाल करूं वर्ड्स, वो तो खुश हो जाएगा, वो तो घर पे भेजेगा तो घर वाले अमीर हो जाएंगे। अगर $4,000 वो अपने लिए लगता है, $4,000 घर पे भेज देता, तो $4,000 घर पे आएंगे, तो घर वाले बोलेंगे, सारे जो 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 रिश्तेदार वगैरह नहीं मिलते थे ना, वो भी आ जाएंगे। तो ये कुछ फायदे हैं तो है, कॉम्पिटेंसी भी है, और जाहिर सी बात है। अब तो मुझे एक बात बताओ, वो बिजनेस कर रहे ना, बिजनेस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट्स। वो बिजनेस कर रहे ना, बोलेगा नहीं यार हमारे मुल्क में जो ना सिर्फ हम अपने मुल्क के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ना तरजीह देते हैं, वही थोड़ी बोलेगा, बोलेगा सस्ता पड़ रहा है इसको ले लो, नखरे भी नहीं करेगा, सस्ता पड़ रहा है टेंशन ही नहीं। तो ये चीज है। तो ये मैंने आपको बताया, ये कुछ मैंने आपको बेनिफिट्स बताया, हम इस पे और बेनिफिट्स पे पूरे दिन बात कर सकते हैं, आपको कुछ बेनिफिट्स दे रहे हो। तो एक और चीज, ये 3 डायमेंशन क्वालिफिकेशन है, ये 3 डायमेंशन क्वालिफिकेशन। देखो कुछ क्वालिफिकेशन होती है आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, कुछ क्वालिफिकेशन होती हैं आपको वर्क एक्सपीरियंस देती है, कुछ क्वालिफिकेशन होती है आपको जो है वो स्किल सेट प्रोवाइड करती है, कुछ क्वालिफिकेशन होती है कुछ 2 डायमेंशन पे काम कर रही होती है, जैसे नॉलेज पे या फिर स्किल सेट पे, नॉलेज पे वर्क एक्सपीरियंस पे, या स्किल सेट पे वर्क एक्सपीरियंस पे। ये क्वालिफिकेशन ऐसे तीनों पे इक्वली काम कर रही होती है। 21 पेपर पास किए इसका मतलब है तुमसे बेहतर नॉलेज किसी के पास नहीं, सही है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास जो 4 हैंड्स ऑन कोर्स है, मैंने सबके पर्पस बताया, तो उसका मतलब है कि आपकी वो डेफिशिएंसी भी कंप्लीट हो गई। और लास्ट, वर्क एक्सपीरियंस, 3.5 साल का वर्क एक्सपीरियंस यार। इतना वर्क एक्सपीरियंस तो बंदा, जब वो नहीं कहते, वो जो मीम आता है कि हमें जो ना फ्रेश इंजीनियर चाहिए 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस, बंदा बोलेगा यार ये 3 साल, तो सीए में ये मीम नहीं बन सकता, क्योंकि बोलेंगे फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस लो, और बोलो। और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी डाइवर्स है, मजे की बात, सिर्फ एक जगह काम करना नहीं है। देखो हमेशा एक चीज याद रखना, ये मैं आपको बता रहा हूँ एज अ पर्सनल इफेक्टिवनेस के तौर पे बता रहा हूँ कि लेट सपोज अगर आपका जितना आपका सोशल सर्कल बड़ा होता है ना, उतनी पर्सनैलिटीज आप कैरी कर रहे हो। लेट सपोज अगर मैं दिन में सिर्फ एक बंदे से मुलाकात करता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी 2 लोगों जितनी होगी। अगर मैं 10 लोगों से मिलता हूँ 11, 100 लोगों से मिलता हूँ 101, 1000 से मिलता हूँ तो 1001, सही है, ये होता है हमेशा। आप इस चीज की एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो कि लेट सपोज आपका एक नया दोस्त बनता है, और आप घर पे जब मम्मी से बात करते ना, अम्मी बोलते बेटे तू नई लैंग्वेज सीखा है, ये कहाँ से सीखा है, तूने किसी को नए दोस्त बनाया है? तो आपको फौरन एहसास होता है हाँ यार मेरा दोस्त ऐसे बात किया करता था। तो कुछ उसके जो तकिया कलाम या फ्रेजेस होते हैं, आप क्या करते हो, अडॉप्ट कर लेते हो। तो ये आपकी जो ना पर्सनैलिटी में आदत होती है अडेप्टेशन की, अडॉप्ट करके अडेप्ट करने की। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास ये होता है कि एक कंपनी में काम नहीं करते, आप फर्म में जाते हो, फर्म आपको भेजती क्लाइंट्स पे ऑडिट करने के लिए। तो आप हर 6 महीने में एक क्लाइंट पे जा रहे होते हो, तो 3.5 साल की आर्टिकलशिप कितने क्लाइंट्स, 7। तो आप 7 कंपनीज में काम, 8 कंपनीज में काम कर रहे हो, तो हर कंपनी का सीईओ अलग होगा,
हर कंपनी के जो प्यून है, सपोर्ट स्टाफ है, वो डिफरेंट होंगे। हर कंपनी में जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिफरेंट होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट डिफरेंट होगा। कोई कंपनी कॉर्पोरेट स्टाइल में काम कर रही होगी, कोई सीटीएस स्टाइल में काम कर रही होगी, कोई ट्रेडिशनल फंक्शनल स्टाइल में काम कर रही होगी, कोई डिविजनल स्टाइल में काम कर रही होगी। सोचो यार कितना एक्सपोजर है तुम लोगों के पास, कितनी पर्सनैलिटीज अपने अंदर बिल्ड कर लोगे। कि तुम्हें पता है एक बंदा है, वो इतना ज्यादा जो है ना बेचारा, वो पैम्पर्ड हुआ बचपन में कि उसको पता ही नहीं है कि यार वो जो निचले तबके से कैसे बात की जाती है। वो लिया रही है, एक्सक्यूज में मुझे लक्ष्य दे रहे, तो चल भाग यहाँ से। और अगर लेट सपोज एक बंदा है, वो बेचारा पूरी जिंदगी जो है वो बेचारा निचले तबके में बड़ा बड़ा है, वो जब कभी जाएगा कोई सीईओ से बात करेगा, हाँ भाई कैसा है, सीईओ बोलेगा भाई कैसे बात कर रहे हो तुम ये। तो उसका मतलब है कि आपकी पर्सनैलिटी में इतनी डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए कि आपको पता हो कि किस जगह कैसे बात करनी है। ये कैसे करोगे, ये वर्क एक्सपीरियंस आएगा। तो 3D कॉल ये आपके पास डायमेंशन जो है ना आपको दे रहा है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आप किस तरीके से जो है ना इंशाल्लाह मार्केट में परफॉर्म करोगे। तो ये आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहा होता है, साथ में एंटरप्रेन्योरशिप भी। ये एक ऐसी चीज है जो सीए इंश्योर करता है, ये एक ऐसी चीज है जो सीए इंश्योर करता है। तो ये 3D आपको मिल रहा है, ये प्लस हाईएस्ट स्टार्टिंग सैलरी, सही है। ये आपको दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसकी छोटी सी एग्जांपल है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो यूजुअल जो पाकिस्तान में बचे थे ना, ये जो बाकी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स थे 6300, शायद 6300 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, इनका जो टेम्पलेट है ना मोरलेस सेम, मोरलेस क्या होता है, स्टार्टिंग सैलरी 1.25 लाख रुपए, फिर आगे इंक्रीमेंट्स होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है दे डोंट वांट देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स टू लीव देयर कंपनी। कम है ना, अगर एक मिला है मुश्किलों से, वो भी भाग गया तो कहां से ढूंढूंगा दूसरा। तो क्या करते हैं वो, रोकने के लिए क्या करते हैं वो, ऐसे बोलते हैं यार तुम तो बहुत अच्छे हो, तारीफें करते नहीं, बोलते हैं हमें तारीफों की जरूरत नहीं, पैसा दो। तो इनको इंक्रीमेंट्स मिल रहे होते हैं। तो यूजुअल इंक्रीमेंट्स क्या होते हैं कि लेट्स सपोज 1.25 लाख से स्टार्ट होता है, फिर 6 महीने के बाद 1.5 लाख हो जाता है, 1 साल के बाद कंपनी मेंटेन कार मिल जाती है, 100 लीटर फ्यूल मिल जाता है। ज्यादा अच्छा यही है सर, गाड़ी में दो फ्यूल दे दो, वो ज्यादा महंगा है। तो आपको 100 लीटर फ्यूल मिल जाता है, और आपको जो है बहुत सारे इंक्रीमेंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं। तो यूजुअली मैं बता रहा हूँ, जो उसका करियर पर्सपेक्टिव वो समझा रहा हूँ। एट द एज ऑफ 23-24 चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सही है। उसके बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपका लेट्स सपोज 4 साल या 5 साल हो जाता है, तो एट द एज ऑफ 28-29 आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी कंपनी का सीएफओ बनने के लिए। मैं हवाई बात नहीं कर रहा, नेट पे सर्च कर सकते हो आप। किसी कंपनी में अपने मतलब 30 से पहले पहले आपने जो ना वो सीएफओ बन गए। सीएफओ की पाकिस्तान में स्टार्टिंग सैलरी जो है वो है 1 मिलियन रुपीस, यानी कि 10 लाख रुपए। तो आप 8-10 लाख पे पहुंच सकते हो वहां पे। तो मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा इंक्रीमेंट है, मीन सैलरी निकाल लेते हैं 23 से लेके 30 तक, एक मीन सैलरी निकाल लेते हैं लेट्स सपोज 4 लाख रुपए। तो अगर आपको हर महीने 4 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो 5 साल में आपके पास कितने पैसे हो गए, सही है। एक महीने आपके पास टोटल कितने महीने हो गए 5 साल में, 60 महीने हो गए। 60 को आप 40 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास एक अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। ऐसे बात है कि उसमें आपको पता है कि जो आपकी अर्निंग्स होती हैं उसके हिस्से होते हैं, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। और समटाइम्स क्या होता है, सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ही होता है। या तो लोग क्या करते हैं, पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं या पूरा सेव करते हैं, ऐसा ही होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास कंजम्पशन का एक हिस्सा होता है, एक सेविंग का हिस्सा होता है, उसके बाद बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बचता है। तो एट द एज ऑफ 30 वो इतने सफिशिएंट हो जाते हैं कि अपना छोटा मोटा इंस्टीट्यूट या चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म या कोई कंसल्टेंसी खोल लेते हैं। तो एक समझो कि स्मॉल स्केल एंटरप्राइज या मीडियम स्केल एंटरप्राइज पे काम कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल दूं, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। सर मुर्तजा, सर इब्राहिम, दोनों समझो कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और दोनों ने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया। उसके बाद उन्होंने वही किया, उनकी जॉब हुई, उन्होंने काम करना शुरू किया, पैसे कमाना शुरू किए, पैसों को सेव किया, कंज्यूम किया और इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट और है। इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, आपका पैसा अप्रिशिएट करता है। सेविंग से क्या होता है, पैसा डेप्रिशिएट करता है। आई होप ये सारी चीजें समझ आती हूँ, सही है। तो पैसा अप्रिशिएट किया तो पैसा मल्टीप्लाई हुआ। जब इतने सफिशिएंट पैसे आकर उन्होंने सोचा अपना इंस्टीट्यूट बना। तो दोनों की एज अपनी अर्ली 30s है। उसमें पहले यही होगा, 30s में स्टार्ट किया होगा, अर्ली 30s में दोनों इंस्टीट्यूट खुला। ये एग्जांपल है, जाके एआरडीटी एग्जांपल लो सेम। तो सबकी एग्जांपल सेम ही होती है। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है कि दूसरा आपके पास जो आपने सीएफओ बन के काम कर रहे थे, उसमें भी तो आगे बढ़ोगे। तो होता ये है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपका 10 साल हो जाता है, तो 10 साल के पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बाद आप जो है वो कहलाते हो एफसीए, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या कहलाते हो, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अपने पर्क्स होते हैं। तो पहला ये पर्क होता है कि जो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जो उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, मतलब अगर एक बंदा 23 की एज में क्वालिफाई कर लेता है, चलो 23-24, तो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट कब बन जाएगा, 34। तो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो एवरेज सैलरी होती है स्टार्टिंग, इट्स 2.5 मिलियन, 25 लाख रुपए पर मंथ, सही है। और सर ये अगर लेट्स सपोज एक फुल थ्रॉटल एफसी होना जो अपने मिड 40s में हो या अर्ली 40s में हो,
सर उसकी सैलरी पैकेज क्या होता है? उसका सैलरी पैकेज पर मंथ होता है 60 से 70 लाख रुपए। और मैं पाकिस्तान की बात करूँ, अब्रॉड में गया भी नहीं कि मैं 2700 चार्टर्ड अकाउंट्स की बात कर ही नहीं रहा। सर क्या ऐसे एग्जांपल्स मौजूद है? मैं आपको एग्जांपल्स बता सकता हूँ, चार्टर्ड अकाउंट मौजूद है। तो सर ये मैंने आपको करियर पर्सपेक्ट दिखाया, ये मैंने आपको यूनिकॉर्न्स और रेनबोज दिखाया। ये दिखाने का मकसद ये था कि इस चीज के लिए एफर्ट करें। अब इस चीज के लिए कंसिस्टेंसी, प्लानिंग, कमिटमेंट, टाइम लगाना, ये सारी चीजें आप लोगों को करनी पड़ेगी। सही है, आसान नहीं है। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। आप उस पर अगर रोना शुरू कर दोगे तो कोई फायदा नहीं है। जो कंट्रोल में वो तो कर सकते हो, जैसे कि प्लानिंग, 1.5-2 साल वहां से बचा सकते हो, 1.5 साल बचा सकते हो, साल बचा सकते हो। दूसरा वो कमिटमेंट, कि एक बंदे को पता ही नहीं है कि उसकी गलतियां क्या है, उसको पता ही नहीं करना क्या है, वो अपनी 10 चीजों में लगा हुआ है, सीए को छोड़ के बाकी सारी चीजों को टाइम दे रहे हैं। वो चीज आप कर देते। फिर लास्ट बचता है क्या? वो होती है आपकी प्रेपरेशन। वो अगर, हाँ, अगर आपका दिन अच्छा नहीं हो तो पेपर में फेल हो जाओगे। 21 पेपर है ना, एक बंदा कितने पेपर में फेल हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7, 21 के 21 पेपर में तो फेल नहीं होगा ना। अगर वो 7 पेपर में भी फेल होता है ना, तो सीए का ड्यूरेशन आपका बढ़ेगा ना, वो बढ़ेगा 1 साल, 1.5 साल, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता। तो ये सारी चीजें क्या मिथ है, ये आपस में एक दूसरे को बता के ना परसेप्शन इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए गए ना। अब वो परसेप्शन नहीं रहे, वो वे ऑफ लाइफ बन गया, वो एटीट्यूड बन गया। तो भी में से मैं कितने से 4 बच्चे बता सकता हूँ कि ऐसे बच्चे होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए करते हैं। कितने बच्चे ऐसे 5 साल की ईयर में क्वालिफाई कर लेते हैं, 5 साल की ड्यूरेशन में क्वालिफाई कर लेते हैं। तो सर वो क्या, वो कोई आसमान से तो नहीं उतरे ना? खैर आसमान से हमें कोई भी नहीं उतरा, लेकिन बात सारी यही है कि वो कर लेते हैं क्योंकि उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो ये होता है कि वो अपने आप से जो ना ऑनेस्ट होते हैं, अपने अपने जो ना गोल से ऑनेस्ट होते हैं। तो अगर वो कमिटेड होंगे टुवर्ड्स देमसेल्व्स तो फिर बेहतरीन है, आराम से कर लेंगे। तो ये सीन है कुछ इस तरीके का। कोई सवाल है तो पूछ लें, कुछ सवाल है तो पूछ लें मुझसे। अब मैं एसीसीए की तरफ आ रहा हूं। सीए में कोई सवाल है? क्लासेस हमारी शुरू होंगी मंडे से। इस मंडे से शुरू है क्लासेस हमारी, इस मंडे से शुरू है। रामीन अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तुम 2 मिनट बात कर लो। अच्छा ठीक है। इंफॉर्मेशन सीएसीसी है, अच्छा, और क्या कह रहे हैं? हाँ सही, ठीक है। पर पेपर फीस, देखो ये पर पेपर फीस ना, इसको इस तरीके से समझ लो कि पीआरसी, कैप, सीए फाइनल, सीए सीपैप और एमएससी की फीस मॉडल सेम होती है। सही है, हर इंस्टीट्यूट की एवरेज बता रहा हूँ। पीआरसी जो है वो फॉल करता है तकरीबन कोई 16 से 18,000 रुपए पर पेपर। सही है। कैप जो है वो फॉल करता है 18 से 20,000 पर पेपर, और सीए फाइनल का पर पेपर 20 से 22,000 फॉल करता है। हर इंस्टीट्यूट डिस्काउंट भी देता है, उनके पास कॉम्बिनेशन डिस्काउंट भी होता है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी होती है, बहुत सारे डिस्काउंट वगैरह होते हैं। तो ये मिल मिला के ना आपको पैकेज कम पड़ जाता है, हर पेपर में 5-6 हजार रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ठीक है, आप आईटी स्कूल फाइनेंस की बात करोगे, जाहिर सी बात है कट थ्रोट कंपटीशन है, मैं लोगों से बिल्कुल डायरेक्ट बात करूंगा। जाहिर सी बात है मैं चाहूंगा ये बच्चा हमारे पास है। सही है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे हाई स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन। जाहिर सी बात है वो बाकी इंस्टीट्यूट भी कोशिश करेंगे। फिर मैं कह दूंगा, मैं दूंगा अलग शशके को करिकुलर एक्टिविटीज, वो बाकी इंस्टीट्यूट भी दे देगा। तो मुझे अपना अपर हैंड रखना होगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं डिस्काउंट दे दूं। हर बंदा कोशिश करेगा ना अपनी ऑनेस्ट इंटेंट के साथ कि नहीं बच्चे यहीं पे पढ़े, यहीं पे पास करे, हमारा स्टूडेंट रहे। तो हम हर फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारी चीजें ना मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ कि ये फॉलो द स्टैंडर्ड, और उसमें डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है। तो यहाँ पे एडमिन में रामीन है, जिनसे मेरे ख्याल से आप लोगों की कहने की कम्युनिकेशन हुई होगी, और दूसरा ताहिर है। तो आप रामीन और ताहिर से बात कर लो। मेरे ख्याल से इस सेशन में हम कोशिश ये करते हैं कि हम बात करें अपने करियर डिसीजन की। फीस वगैरह बहुत पैटी चीजें, इररिलेवेंट है। एक छोटी सी बात करूंगा, एसीसीए टेक्स 1.4 to 1.5 मिलियन टू कंप्लीट, और 3 साल का एसीसी है, मतलब पर मंथ कॉस्ट आपकी 4 लाख रुपए लग रही है, पर ईयर कॉस्ट आपकी 4 लाख रुपए लग रही है। तो महंगा है, बट अगर तुम मुझसे पूछते ना कि सर मुझे सीए में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं पता क्या कहूंगा, टेक अ लोन एंड डू इट। तो जिसको करने की चाहत होती है ना, तो वो गट्स निकाल के वो कर लेता है, फिर तुम्हारा अपना आराम से लोन वापस कर दोगे। बट द थिंग इज कि कैश वगैरह चीजें बहुत पैटी है। ये हाँ मैटर करती है, लेकिन इतना मैटर नहीं करती कि तुम अभी इस सेशन में ना फीस वगैरह की बात करो। ये मेरे 2 सेंट्स थे। जी, कोई सवाल था?
सर यहाँ पे स्कॉलरशिप्स और डिस्काउंट वगैरह क्या? सब मिल जाएगा, बता रहा हूँ ना। नीचे ताहिर के पास जाओगे वो तुम्हें हर तरीके से गाइड कर देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। वो तुम्हें बता देगा कि भाई तुम्हारा ये फीस स्ट्रक्चर है पीआरसी का, ये तुम्हारा कैप का, ये सीए फाइनल का है। अगर तुम पीआरसी में कॉम्बिनेशन लेते हो तो तुम्हें ये फायदा हो जाएगा, अगर पीआरसी प्लस कैप में कॉम्बिनेशन तो ये फायदा हो जाएगा, पूरे सीए के पेपर एक साथ ऑप्ट ले तो ये फायदा हो जाएगा। ये फायदे मौजूद है। इसके अलावा तुम बोलते हो नहीं यार मेरी तो परसेंटेज बहुत बेहतरीन है, तो आप मुझे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप बताएं, तो वो आपको बता देगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बता देगा, विच एवर यू लाइक द बेस्ट आप वो सिलेक्ट कर लो। और अभी तो मैं आपको फीस देने को कह भी नहीं रहा, मैं तो आपको कह रहा हूं कि फीस सेकेंडरी है, फर्स्ट इज कि आपको एम्बियंस और एनवायरनमेंट कैसा लगता है। तो फॉर दैट आप डेमो क्लासेस लो, 2 हफ्ते डेमो क्लासेस लो, हमारे एडमिन से बात करो, टीचर से बात करो, क्लासेस लो। वंस यू आर सेटिस्फाइड उसके बाद वो जो फीस के जो आपके पास कॉम्बिनेशंस पड़े थे एक सिलेक्ट करो एंड गो फॉर। फिर क्या क्या इंस्टॉलमेंट है, क्या प्लानिंग है, वो सारी चीजें बाद में हो जाएगी, ठीक है। सर ये भी बता दें कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाए पढ़ाई पर, कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाए पढ़ाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, बनवाने पड़ेंगे। यार ये सारी चीजें जो है यहाँ पे एडमिन में मुस्तफा होता है। मैं अभी जब सेशन खत्म होगा ना तो मुस्तफा को आपके सामने रख दूंगा, तो बल्कि उसका नंबर भी दे दूंगा आपको, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हो। बहुत बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, तो डोमिसाइल वगैरह नहीं चाहिए होता है, आपकी मासूमाना तस्वीरें चाहिए होती हैं, आपके पुराने रिजल्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं, तो वो आपको सबमिट करने होते हैं। वो भी आपको जो ना फिजिकल कॉपी नहीं है बल्कि पीडीएफ बना के वेबसाइट पे सबमिट करने। तो डोमिसाइल वगैरह किसी से कुछ चीज नहीं चाहिए। बे फॉर्म चाहिए होगा मेरे ख्याल से, बे फॉर्म चाहिए होगा, आपकी तस्वीरें चाहिए होंगी, आपके पुराने रिजल्ट चाहिए होंगे, इंटरमीडिएट और मैट्रिक, ए लेवल और ओ लेवल, ठीक है। और कोई सवाल? इंडस्ट्री ऑफ फॉर्म आर्टिकल्स में क्या फर्क है? इंडस्ट्री ऑफ फॉर्म आर्टिकलशिप में आर्टिकलशिप बता दूं मैं, आर्टिकलशिप में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में आपको बताया जाता है जो आपने जो थियोरेटिकल चीजें पढ़ी थी आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे होते हो। तो फर्म और इंडस्ट्री में फर्क होता है कि फर्म में जो मैंने आपको बताया कि उसका सबसे बड़ा एडवांटेज कि फर्म में ये होता है कि आप एक फर्म में जाते हो, वो फर्म आपको डिफरेंट क्लाइंट्स पे लेके जाती है। आर्टिकल ये ऑडिट किस तरीके से परफॉर्म होता है, जो कंपनीज होती हैं जो कि कराची स्टॉक एक्सचेंज या फिर अपने स्टॉक एक्सचेंज रजिस्टर्ड जो कंपनीज होती हैं, वो क्या होती है, उन पे मैंडेटरी होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि उनको अपना हर साल ऑडिट करवाना होता है। ऑडिट में क्या होता है कि उनके कंडक्ट को, उनके पॉलिसीज को चेक किया जाता है कि वो सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, एथिकली सही है, लीगली सही है, और जो स्टैंडर्ड्स है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, ऑडिटिंग के, टैक्सेशन वगैरह के, वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आइडिया हुआ? तो उसमें होती है फर्म बनती है, फर्म क्या करती है, उनको लाइसेंस मिलता है कि भाई ऑडिट कर सकती है, तो फर्म जाती है उन कंपनीज में, वो जो मैंडेटरी ऑडिट होता है वो परफॉर्म करती है। फिर उसकी एक ऑडिट रिपोर्ट बनती है। ऑडिट रिपोर्ट में जो आखिरी पेज लगा होता है ना, वो क्या करता है, वो उस कंपनी को क्वालिफाई करता है या फिर उसको अनक्वालिफाइड ओपिनियन देता है। अनक्वालिफाइड ओपिनियन का मतलब ये है कि ये कंपनी जो है ना, इनकी रिप्रेजेंटेशन सही है, ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है, कोई टेंशन की बात नहीं है, और क्या करता है उसमें पार्टनर साइन कर देता है, और वो कंपनी अगले साल के लिए जिंदा बच जाती है। अगर वो क्वालिफाइड रिपोर्ट साइन कर देगा तो इसका मतलब है कि कंपनी का दिवाली निकल गया, उसके शेयर्स गिर जाते रातों रात मार्केट में और वो कंपनी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो ये पावर है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। अब ये जो फर्म है, इसमें आपको फायदा क्या होता है कि जो फर्म, जाहिर सी बात है उसका एक क्लाइंट तो नहीं होगा, उसके अलग अलग क्लाइंट होंगे। लेट्स सपोज उसका एक क्लाइंट होगा एफएमसीजी से, एक होगा पेट्रोलियम से, एक होगा फार्मास्यूटिकल से। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अलग अलग क्लाइंट्स को बेचते हैं। कुछ अच्छी कैटेगरी की कंपनीज होती है, कुछ खराब कैटेगरी की कंपनीज होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक अच्छे इंडिविजुअल बनोगे तो कंपनी क्या करेगी, तुम्हें अच्छे क्लाइंट पे बेचेगी। लेट्स सपोज तुमने एमएस ऑफिस का कोर्स अच्छे से कर लिया, पीपी का कोर्स अच्छे से कर लिया, फर्स्ट टाइम अपनी आर्टिकलशिप कंप्लीट कर ली, या डाटा एनालिटिक्स का कोर्स पहले ही कर लिया, उसको खुश करने के लिए देखो मुझे तो डाटा एनालिटिक्स आता है, मुझे अच्छी क्लाइंट पे भेजो, तो आपको क्लाइंट पे भेजते हैं। तो उसका फायदा ये होता है, जो फर्म में अगर आप आर्टिकलशिप करते हो, आपके जो ना डाइवर्सिफिकेशन बढ़ जाते हैं आपके अंदर। और लेट सपोज कंपनी में क्या होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है कि इंडस्ट्री में ये होता है कि आप आर्टिकलशिप करते हो लेकिन किसी कंपनी में, लेट्स सपोज यूनिलीवर में। अब यूनिलीवर में आपकी आर्टिकलशिप लगी तो यूनिलीवर आपको दूसरी कंपनी थोड़ी भेजेगा। तो यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर जाके कंपनी में ऑडिट करते हैं। तो यार इंटरनली भी तो मैं अपनी सारी चीजों को सही रखूंगा, क्या मेरी अकाउंट सही हो रही है नहीं हो रही, मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सही हो रही है नहीं हो रही, मैं ऑडिट सही कर रहा हूँ, टैक्स सही कर रहा हूँ। तो यहाँ हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो आर्टिकलशिप कर रहे होते हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में उनका जो ना वो होता है, रोटेशन होती है। वो टैक्स डिपार्टमेंट में 6 महीने काम करते हैं, टैक्स डिपार्टमेंट को सही करते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो ऑडिट डिपार्टमेंट में बैठते हैं, ऑडिट डिपार्टमेंट को सही करते हैं, स्टॉक इन्वेंट्री वगैरह सारी चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। तो जो इंटरनल ऑडिटर के तौर पर आप काम कर रहे होते हैं, उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स, इसके अपने प्रोज एंड कॉन्स है। लेट्स सपोज आपने तुमने सोचा कि मेरे मेरे वालिद साहब का ना बड़ा बिजनेस है, और वो बिजनेस है लेट्स सपोज कमोडिटीज का, सही है। तो मैं काम ये करता हूँ, मैं आर्टिकलशिप कमोडिटीज में करता हूँ कि वंस आई एम डन विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी, मैं अपने वालिद साहब के बिजनेस को
फाइनेंस के सेक्टर से जो ना ऊपर लेके जाऊंगा। तो अगर किसी बंदे का ऐसा विजन है, लेट्स सपोज उसको काम करना है एफएमसीजी साइड पे, या उसको काम करना है फार्मास्यूटिकल एरिया में, तो वो क्या करेगा, अपनी आर्टिकलशिप कराएगा उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में और फिर वहीं पे ही ग्रो करेगा। एक आपको दे रहा है डाइवर्सिफिकेशन और एक आपको दे रहा है जॉब एनरिचमेंट, आप ऊपर की तरफ जाते हो स्ट्रेट। तो ये कुछ फायदे नुकसान आते हैं दोनों के। उसके नुकसान ये है कि एक ही मतलब एक ही तालाब में रह जाओगे, वहां समंदर है, ये है कुछ फायदे नुकसान आते हैं। नहीं, डोमिसाइल नहीं बनवाना, डोमिसाइल नहीं बनवाना। अगर हमारे पास प्रीवियस डॉक्यूमेंट नहीं है यार, अरेंज करवा लो, कोई टेंशन की बात नहीं, मिल जाता है।